जारी है। हेलो 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 हेलो, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। आई एम हेयर। कुम्स बुम्स, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। हेलो 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 हेलो। चलिए तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सभी लोगों के लिए ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन इज दिस कि मैं सबसे पहले आपको मोशन इन अ प्लेन का कंप्लीट कंप्लीट जितना पढ़ाया है आपको 8 लेक्चर में, उसको या 2 लेक्चर में रिकॉर्ड करके दूंगा। पहले मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि ज्यादातर लोगों का बैकलॉग किस में होगा, मोशन इन अ प्लेन में होगा। तो डिटेल्ड मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर आने वाला है। तो अगर किसी ने, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी बच्चे ने मोशन इन अ प्लेन के 2 लेक्चर देखे हैं, 5 लेक्चर बैकलॉग है, 1 लेक्चर देखे हैं, या बिल्कुल भी लेक्चर नहीं देखे, या कुछ भी दिक्कत है, तो जिस तरीके से मैंने वेक्टर का दिया था, जिस तरीके से बेसिक मैथ का दिया था, बेसिक मैथ का तो क्या ही दिया था यार रिकॉर्ड करके, क्या ही वेक्टर का रिकॉर्ड किया था, यूनिट एंड डायमेंशन। आज भी तुम उसको देख लोगे ना 5 घंटे, 5 घंटे में इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि भाई साहब मत पूछो कितना कंटेंट है। तो 5 घंटे का लेक्चर अगर तुमने यूनिट एंड डायमेंशन का देख लिया, तो उससे पिछले 10 साल में सवाल बाहर से नहीं आए हैं और अगले 10 साल तक उससे सवाल बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है। तो जिस तरीके से यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर आपको दिया था, वेक्टर का दिया था, उसी तरीके से सबसे पहले मोशन इन अ प्लेन का बैकलॉग लेक्चर आपको मिलेगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर 1 है। मैं आपको बता दूं, मोशन इन अ प्लेन का पहले मिलेगा। ज्यादातर लोगों का मोशन इन अ प्लेन का होगा ना यार, क्योंकि पीछे से चले आ रहे हैं। प्लेन, मोशन इन अ प्लेन का डिटेल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर, डिटेल्ड डिटेल्ड DETAILED डिटेल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चलो इसको करते हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग जिसका भी बैकलॉग है, 2-4 लेक्चर बचा हुआ है, 3 लेक्चर 4 लेक्चर बचा हुआ, उसको छोड़ के आप यहां पे देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। कोई बैकलॉग नहीं तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं, अपना पढ़ाई करो, है ना, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, अपनी पढ़ाई करते रहो, बहुत अच्छी बात है। जिनका आपका बैकलॉग सोल्यूशन नहीं है, नहीं डीपीपी सोल्यूशन नहीं देता मैं, 1 लाख बार बता दिया, 10,000 बार और बता दूंगा, डीपीपी सोल्यूशन नहीं दूंगा, क्योंकि डीपीपी के जितने सवाल है वो सारे मैं पहले करा चुका हूं। चलिए, तो आज का लेक्चर क्या है। और दूसरी बात, जो सर्कुलर मोशन था, सर्कुलर मोशन के बहुत सारे होमवर्क थे और पहले के भी कुछ होमवर्क थे, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा आज या कल में। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन है, कंसेप्ट थोड़ा तो है नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, बहुत सारे नहीं बनेंगे, तो मैं रिकॉर्डेड आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोशन इन अ प्लेन का जो भी लास्ट लेक्चर का होमवर्क मैं आपको रिकॉर्डेड सॉल्व करके दे दूंगा। तो अच्छी बात है, आपने ट्राई भी किया होगा, बहुत सारे बच्चों से बहुत सारा क्वेश्चन हो भी गया होगा, कुछ बच्चों से नहीं भी हुआ होगा, तो सारा मैं रिकॉर्ड करके दे ही दूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टुडेज गोल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और आज हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया, टाइप ऑफ फोर्सेस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये हम आज स्टार्ट करेंगे। बेटा ध्यान से सुनना, जिस तरीके से केमिस्ट्री में तुम 5 केमिकल स्टेट पढ़ते हो, आई गेस 5 होता है शायद, 5 केमिकल स्टेट पढ़ते हो। अरे उसके बारे में बताऊंगा मैं, यकीन 700 प्लस के बारे में बताऊंगा। हाँ, 720 नहीं, 700 प्लस वाला वो भी बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बाकी मैं सोच रहा हूं कि मैं अकेले क्यों करूं, सिलेक्शन सिर्फ फिजिक्स से तो होता नहीं है, तो बाकी लोगों से एक मैंने हाई कमान मीटिंग रखी है आज, बहुत हाई लेवल की मीटिंग है। उसमें सारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज आने वाले, बहुत हाई लेवल मीटिंग रखी है। केमिस्ट्री के प्रधानमंत्री, फिजिक्स के प्रधानमंत्री, बायोलॉजी के प्रधानमंत्री, सबकी एक हाई लेवल मीटिंग रखी है। मैंने सोचा सिर्फ फिजिक्स से तो होगा नहीं, है ना, तो यकीन 700 प्लस में मैंने सभी लोगों की मीटिंग रखी है ना, सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मीटिंग रखी है। हाँ, बहुत बड़े बड़े लोगों को, डेलीगेट्स को बुलाया है। हाँ, बड़े बड़े डेलीगेट्स को बुलाया है, आपके
पीडब्ल्यू के, हाँ अलग सर को ही बुलाया है, एकदम बोला है हाजिर हो जाओ, बहुत हाई लेवल मीटिंग है। तो बहुत सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, सबको बुलाया आज। सर फिजिक्स से तो नहीं होगा ना, तो बड़े बड़े सारे डेलीगेट्स की मीटिंग है आज, सबको बुलाया है। हाँ, तो सबकी बैठक आज चलेगी, तो बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए पढ़ ले। हाँ हाँ, अलग सर कोई बुलाया है, राष्ट्रपति को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। हाँ, मुझे नहीं बुलाया, ये चप्पल देखा है, सुबह सुबह आ जाता है मनुष्य के, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। चलिए, तो ऐसा है, उसके बारे में आपको बताएंगे, जल्दी बताएंगे। और ये पढ़ते रहिए, अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से केमिस्ट्री में आप 5 केमिकल स्टेट डिफाइन करते होंगे, 5 केमिकल स्टेट डिफाइन करते, कौन कौन सा 5 केमिकल स्टेट? केमिकल होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ऐसे होता है, कुछ 5 केमिकल स्टेट होते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बस मैं आपको याद दिला रहा था केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5 केमिकल स्टेट जिस तरीके से होते हैं, फिजिक्स में भी बॉडी के फिजिकल स्टेट होती है। फिजिकल स्टेट, हाँ, तो केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? बॉडी की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो ना, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो, जिसको केमिस्ट्री बोलते हो, उसका पीएच वैल्यू देखते हो, पता नहीं क्या क्या देखते हो, फर्जी चीजें। फिजिक्स में बॉडी की आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसको मोशन के टर्म्स में आप डिफाइन करते हो। तो फिजिक्स में बॉडी की जो फिजिकल स्टेट है उसके वेलोसिटी से हम डिफाइन करते हैं, है ना। तो in physics we define physical state in terms of velocity. In physics we define physical state with the help of velocity. ये मैं कहना चाह रहा हूं, physical state of a body defined with the help of velocity. वेलोसिटी के नेचर के बेस पे हम बॉडी की फिजिकल स्टेट डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? फिजिकल स्टेट। तो 2 तरह के फिजिकल स्टेट होता है, एक स्टेट ऑफ रेस्ट, जब बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी तो रेस्ट में रहेगा। दूसरा स्टेट ऑफ मोशन। नहीं बेटा, मोशन तो कुछ भी हो सकता है, बॉडी पहले धीरे चल रही फिर तेज चल रही, तो किस तरह का मोशन है वैसे डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी, मतलब उसका स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट। तो ये 2 फिजिकल स्टेट है बॉडी की, ये 2 फिजिकल स्टेट है बॉडी की। और इस 2 फिजिकल स्टेट में बॉडी को बना के रखने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ऐसा पड़ा है तो वो पड़ा ही रहेगा। उसको उस कंडीशन में बना के रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स, आपको या दुनिया को या किसी और को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, उस पर नेट फोर्स 0 होगा, तभी वो उस कंडीशन में बना होगा। इसी को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप एक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक फिजिक्स में पढ़ते हो, एक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक फिजिक्स में पढ़ते हो। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? 0 लग रहा होगा। तो सबसे पहला बच्चा सवाल गलत यही करता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? जो बॉडी रेस्ट पे है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। नहीं, 2 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट और इक्विलिब्रियम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इक्विलिब्रियम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, यहां पे गलत लिखा है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन अ सेम स्टेट। जिस स्टेट में बॉडी है, जैसे ये बॉडी है रेस्ट में पड़ा हुआ है, रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। और इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर तुमसे पूछे तो बोलोगे कि इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। लेकिन सर अगर बॉडी की मास है तो mg तो लगेगा। हाँ, अर्थ का सेंटर, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड mg लगा रहा होगा, जानते हो सभी बॉडी पे नीचे की तरफ mg लगता है। तो जो सरफेस है ना, ग्राउंड का सरफेस है, ये इस पे नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा। और आप बोलोगे कि जितनी ग्राउंड का सरफेस इस बॉडी पे नॉर्मल ऊपर लगा है, उतना ही mg नीचे लग रहा है। बताऊंगा नॉर्मल कैसे लगता है, ये भी बताऊंगा। लेकिन जितना नॉर्मल लग रहा है उतना ही mg लग रहा है। और इस पर नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या है? 0। नेट फोर्स क्या है? 0। ये मैं समझाना चाह रहा।
अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और उस पर नेट फोर्स पूछो तो बोलोगे कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए नेट फोर्स 0 ही चाहिए। अच्छा, एक गुम्स बूम्स फील्ड देखना, गुम्स बूम्स फील्ड देखना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ, तो एक्सीलरेशन क्या होगा सर? एक्सीलरेशन 0 होगा। और फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन ही 0 है तो मास इंटू 0 बराबर फोर्स 0। ओहो, ये तो वैसे भी देख सकते हो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 0, और हमेशा 0 रहेगी क्योंकि रेस्ट में है। हाँ, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0। तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा सर? F बराबर m, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई है, एक्सीलरेशन 0 तो फोर्स 0। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 तो फोर्स, एक्सीलरेशन 0 तो मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स 0। बताओ समझ में आए कि नहीं है? हाँ, तो कोई भी बॉडी अगर अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है तो उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा होता है। कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में होता है तो उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा होता है। अगर फोर्स लगाओगे तो स्टेट चेंज हो जाएगा, अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो उसी स्टेट में बना रहेगा। जैसे मान लो अगर रोड एक मैं ऐसा बनाऊं जिस पर फ्रिक्शन ही ना हो, और एक बार मैं अपने कार को स्टार्ट करके छोड़ दूं, वो अपने अनंत काल के लिए, जीवन भर के लिए चलता रहेगा। सर मतलब नहीं समझे? मतलब मैं इतना समझा रहा हूं, जैसे मैं मान ले रोड पे बैठ गया, अपनी कार को इंजन स्टार्ट कर दी और थोड़ा सा एक्सीलरेटर दबा के छोड़ दिया। सर थोड़ा सा एक्सीलरेटर दबा के छोड़ दिया, हाँ, अब क्या होगा? कार जो चलेगी वो कभी साला रुकेगी नहीं। सर ऐसे थोड़ी ना होता, रुक जाता है तो ग्राउंड के फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है, अन्यथा वो नहीं रुकेगा। ग्राउंड का फ्रिक्शन होता है। तो सर हम काहे नहीं फ्रिक्शनलेस रोड बनाते हैं? तो भाई मेरे, अगर फ्रिक्शनलेस रोड बना लिया तो रोकना भी तो मुश्किल हो जाएगा और गाड़ी को स्टार्ट करके आगे चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन ही तो है जो मुझे चलाने का काम करता है। जैसे ये है, अगर मैं इसको हाथ पे रखूं, बताओ ये रेस्ट में है क्या? हाँ सर रेस्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही है। अब इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि मैंने कितना लगाया है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि अर्थ ने कितना लगाया, मेरे हाथ ने कितना लगाया। नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है? नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है? बोलोगे 0 लग रहा है सर। जितना इस पर mg नीचे लग रहा था, आपने भी उतना ही ऊपर लगाया। समझ रहे हो? कोई भी चीज अगर परफेक्ट रेस्ट में है तो आप उसको इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, क्योंकि वो रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, 0 हो गई, हमेशा 0 है। तो जो चीज हमेशा रहती है उसको हम कहते हैं कि फिक्स हो गई। तो वेलोसिटी फिक्स हो गई 0, तो एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 तो फोर्स 0। ये कब चलेगा? अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगा। सर आपने बोला था कि रोक के रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अबे नेट फोर्स, मेरा तुम्हारा बात नहीं चल रहा है, यहां पे सबका मिला के कॉमन बात चल रहा है। हाँ मैंने बोला था किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो फोर्स, कौन सी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती? नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा। मैं इसको छोड़ दूंगा, ये नीचे क्यों गिरा? क्योंकि mg लग रहा है भाई अकेला, तो नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स आ गया तो स्टेट चेंज हो जाता है। क्या क्लियर है ये बात? नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो नेट फोर्स ज्यादा अच्छा लगेगा। नो नेट फोर्स ऐसे लिख लो, नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन अ सेम स्टेट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा, कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। क्या इतना बात समझ में आता है? बहुत छोटी सी बात है। हाँ सर ये तो बहुत समझ में आता है। अब मैं अगर इसके स्टेट को चेंज करना चाहता हूं, अगर मैं इसके स्टेट को चेंज करना चाहता हूं, चेंज इन स्टेट, तो चेंज इन स्टेट करने के लिए, स्टेट में चेंज लाने के लिए क्या हमें फोर्स लगाना पड़ेगा? हाँ, तो 2 तरह का स्टेट था तो 2 तरह का चेंज इन स्टेट आएगा। एक है रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में जाना, रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन, और दूसरा है स्टेट ऑफ मोशन से, अगर बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो स्टेट ऑफ मोशन से उसको मैं रेस्ट में ले आऊं, है ना, उसकी वेलोसिटी क्या कर दूं? डिक्रीज करके उसको रेस्ट में ले आऊं, या उसकी स्पीड बढ़ा दूं, या उसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, स्पीड घटा दूं, स्पीड बढ़ा दूं, या उसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, डायरेक्शन चेंज कर दूं। ये है चेंज इन स्टेट। ये इस तरह का चेंज इन स्टेट होता है। चेंज इन स्टेट का मतलब पहले स्टेट ऑफ रेस्ट था तो रेस्ट से मोशन में लाओ, या पहले से मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाओ, वेलोसिटी कम करके रेस्ट में ला दो, या स्पीड बढ़ा लो, या स्पीड घटा दो, या डायरेक्शन चेंज करो। ये सारे चेंज सेम तरह के हो गए क्या? हाँ सर, ये सारे चेंज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में। बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में थी, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में थी, तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकते हैं हम 2-3 तरीके से। ठीक है, तो जब हम चेंज करने जाएंगे तो चेंज करेगा कौन?
एक्सटर्नल फोर्स। तो आप फोर्स को कह सकते हो कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी, कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी, इसको हम कहते हैं फोर्स इज अ साइंटिफिक नेम गिवन टू पुल और पुश। फोर्स इज अ साइंटिफिक नेम गिवन टू पुल एंड पुश। फोर्स को डिफाइन कैसे कर सकते हो सर? फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी के स्टेट में चेंज लाता है। फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी के स्टेट में चेंज लाता है। कोई बॉडी रेस्ट में, उसको मोशन में लाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई बॉडी मोशन में है, उसके स्टेट को चेंज, जैसे मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, ऐसे ऐसे चल रहा हूं, मेरी स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा या कोई ना कोई इस पर फोर्स लगेगा? सर हम तो अपने आप बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाता है? हम ऐसे चल रहे होते और भागने लग जाते हैं। अबे तू भागने तब लग जाता है जब तू, अच्छा बताइए कैसे हुआ, कैसे हुआ? चलिए देख तो, पी है पी, फूल नहीं पुल, कह रहा फूल पुल पुल। जैसे तू ऐसे धीरे धीरे चल रहा, धीरे धीरे चल रहा, धीरे धीरे चल रहा, धीरे धीरे चल, और अचानक से भागने लग जाता है। तो सर हम तो अपने आप भागने लग गए, हमारा पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगा। अरे तोरा पे फोर्स लगा। जैसे तुम धीरे धीरे चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, अचानक से तुमने अर्थ को पीछे की तरफ धक्का मारा तो अर्थ ने तेरे पे आगे जोर से धक्का मारा, तो तेरे पे अचानक से अर्थ का एक्स्ट्रा फोर्स आया जिससे तेरी स्टेट चेंज हुई, जिससे तेरी स्टेट चेंज हुई। मस्कुलर फोर्स नहीं, अर्थ की फोर्स है बेटा। मस्कुलर फोर्स नहीं, अर्थ की फोर्स है। जैसे मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं, धीरे धीरे अचानक से तेज भागा, तो अचानक से जो तेज भागा उसमें मस्कुलर फोर्स नहीं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है चाचा मोहन। तो फोर्स क्या करता है? कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड फोर्स। कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स ही है जो बॉडी के स्टेट में चेंज ला रहा है। अगर कोई बॉडी एम मास की बॉडी चल रही है और उसकी लगातार स्पीड बढ़ रही है तो क्या बोलोगे कि इस बॉडी पे नेट फोर्स लगा है, फोर्स ने इसकी स्पीड बढ़ाया होगा। अगर कोई बॉडी एम मास की है, v वेलोसिटी से इधर चल रही है, फिर इधर चल रही है v वेलोसिटी से, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, कांस्टेंट स्पीड से डायरेक्शन चेंज हुआ, तो क्या बोलोगे? इस पर फोर्स लग रहा है। वही इसका स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को क्या किया होगा? चेंज किया होगा। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को क्या किया होगा बेटा? चेंज किया होगा। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज किया होगा। तो बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो उसकी स्टेट चेंज होगी, अगर फोर्स नहीं लग रहा तो स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर कोई बॉडी अपने सेम स्टेट पे है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा। स्टेट चेंज हो रहा है तो फोर्स लगेगा। सर फोर्स लगेगा तो मान लो दो लोग हैं और उन दोनों पर आप फोर्स लगा रहे हो, क्या उन दोनों पर इफेक्ट सेम पड़ेगा? जैसे मान लो दो लोग हैं, एक है रामलाल, देखो ये रामलाल बेचारा, एक है रामलाल, ये भी रेस्ट में पड़ा हुआ था, ये भी रेस्ट में पड़ा हुआ था, ये रेस्ट में, रामलाल रेस्ट में, ये रामलाल है और ये रेस्ट में, और ये पिंकी है, ये पिंकी है, ये पिंकी है। इसका मास है 170 किलो और इसका मास है 40 किलो। ये भी रेस्ट में है पिंकी, ये भी रेस्ट में है। अब मुझे बस इतना बताओ, कि दोनों रेस्ट में है। हाँ, तो दोनों अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में है, दोनों अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में बेटा, स्टेट ऑफ रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, दोनों अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में, दोनों अपने अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में। ठीक है, अब मैं अगर इसके स्टेट को चेंज करना चाहता हूं तो दोनों को हमें रेस्ट से मोशन में लाना पड़ेगा, स्टेट चेंज करना है। हाँ, दोनों को रेस्ट से मोशन में लाना पड़ेगा। तो दोनों को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए सेम फोर्स लगाना पड़ेगा या ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? है, दोनों को मोशन में लाने के लिए एक ही जैसा फोर्स लगाना पड़ेगा कि ज्यादा कम फोर्स लगाना पड़ेगा? एक कह रहा है सर पिंकी का लिपस्टिक नहीं है, ला लिपस्टिक लगा देता हूं। ले, ओ भाई ले, दोनों को मोशन में लाने के लिए सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है दोनों का स्टेट चेंज करने के लिए क्या एक्सटर्नल इफेक्ट सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? सर इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है। तो क्या मास से क्या होगा? तो इतने मास का स्टेट चेंज करना
ज्यादा मास 170 केजी का स्टेट चेंज करना और 40 केजी का स्टेट चेंज करना, सर दोनों में फर्क है। सर ये 40 किलो का एकदम कुपोषित टाइप आदमी है, कुपोषित है रामलाल, इसको बचपन से खाना नहीं मिला, पोलियो का ड्रॉप नहीं मिला है, देख रहे हो, कुपोषित रामलाल है, इसको पूरा खाना मिला है, पोलियो का ड्रॉप भी मिला है खूब भर भर के, 2-4 बाल्टी पोलियो का ड्रॉप पी गई थी ये। तो यहां पे जब मैं कोई एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊंगा इसके स्टेट को चेंज करने के लिए, क्योंकि स्टेट चेंज करना तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इस 40 केजी का स्टेट चेंज करना और 170 केजी का स्टेट चेंज करने में फर्क है। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये अपने मास की वजह से, ये अपने मास की वजह से अपना स्टेट चेंज करने में अपोज करेगा। तो यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गुस्सा करता है, कोई स्वीट है, कोई क्यूटी पाई है, किसी का शकल बैगन जैसा, ये सब क्या है सर? प्रॉपर्टी। कोई पतला है, मोटा, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी। इन सबका कोई यूनिट नहीं होगा। मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारी शकल खराब है, तो कितना खराब इसको मेजर कर सकता हूं क्या? सर नहीं, मेजर तो नहीं कर सकते हो, लेकिन कंपेयर कर सकते हो कि उसका थोड़ा कम खराब है, जैसे आपके कंपेयर में हमारा ज्यादा खराब है, तो कंपेयर कर सकते हो। उसी तरीके से इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मैं लिख देता हूं, इनर्शिया नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ property of object by virtue of which it oppose cause of change in state। cause of change in state का क्या मतलब है बेटा? फोर्स। कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट को ही तो हमने फोर्स बोला था, याद कर। कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट को ही शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट को क्या करता है? अपोज करता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। अगर आदमी पड़ा हुआ है तो पड़ा ही रहेगा, अगर आप उसके स्टेट को चेंज करेंगे, फोर्स लगा के एफर्ट्स डालेंगे उसके स्टेट को चेंज करने में, तो अपोज करेगा थोड़ा। क्या करेगा? अपोज करेगा थोड़ा क्या करेगा? अपोज करेगा। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना मास ज्यादा होता है उसकी इनर्शिया उतनी ज्यादा होती है। अगर मैं पूछूं यूनिट ऑफ इनर्शिया, और पहला ऑप्शन केजी, दूसरा ऑप्शन यूनिटलेस, क्या बोलेंगे? पोल क्रिएट कर देते हैं फटाफट, 45 सेकंड का, जल्दी बताइए। VIRTUE, वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप नहीं बताते तो भाई साहब पूरा कंसेप्ट ही गलत हो गया था ना। चलो चलिए जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। जल्दी 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 जल्दी, कमॉन 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 कमॉन। जल्दी बताइए क्या होगा। तो अभी आपको समझाया है कि इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो। ये यूनिटलेस होता है। ये क्या होता है? यूनिटलेस होता है। ऑप्शन ए देखते हैं। 14% लोग, अबे गधे इंसान, नालायक, बेवकूफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का ये मतलब नहीं है कि इनर्शिया केजी होता है। मास को इनर्शिया नहीं कहते हैं बेटा। 82% लोग सही है वैसे। मास को इनर्शिया नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं इनर्शिया? इनर्शिया कहते हैं एक प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी बॉडी में उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा उसके मास होगा, लेकिन उसके मास को हम इनर्शिया नहीं कहते हैं। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। कितनी तरह की इनर्शिया होगी? तो 2 तरह की इनर्शिया होती है। इनर्शिया किसकी ज्यादा है? बताओ किसकी इनर्शिया ज्यादा है? तो आप कह सकते हो इनर्शिया ऑफ
पिंकी आओ इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ रामलाल। ये फोटो बनाना है आपको। इनर्शिया ऑफ पिंकी इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ रामलाल। इसकी इनर्शिया ज्यादा है, इसकी इनर्शिया कम है। मान ले मैं दोनों को जोर से लात मारूं, अगर मैं इसको एक लात मारूंगा ना तो ये सीधा ऐसे ऐसे करेगी, बस इसको कुछ नहीं होगा। अगर मैं भी इसको एक लात मार दूं ना तो ऐसे ऐसे करेगी, हाँ कुछ नहीं होगा इसको, ऐसे ऐसे करेगी बस। और इसको एक लात मारूंगा तो सीधा युगांडा जाके गिरेगा। देख अगर मैं इसको तबीयत से एक लात मार दिया, देख ओ तो ये युगांडा में जाके गिरेगा सीधा, ऐसे पताता हुआ जाके युगांडा में गिरेगा। हालांकि यहां से 10,000 किलोमीटर दूर। और इसको मैं एक लात मार दूं तो इसको कुछ नहीं होगा, ऐसा हाँ कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो भी मैं फोर्स लगाऊंगा उसको अपोज करने की कैपेसिटी इसकी ज्यादा। इनर्शिया क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू, जिसके वजह से इट अपोज कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। इट अपोज कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। ये कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट को क्या कर लेगा? अपोज कर लेगा। बस तो बात तो समझ आ रहा है। तो कितनी तरह की इनर्शिया होगी बेटा? सबसे पहले बताइए इनर्शिया कितनी तरह की होगी? इनर्शिया कितनी तरह की होगी? कितनी तरह की इनर्शिया होगी बताइए? इनर्शिया एक सवाल लिखा था मैंने, कहां गया? एक बढ़िया सवाल लिखा था। अरे यार कहीं चला गया, छोड़ो कोई बात। कितने तरह की इनर्शिया होगी बताओ? इनर्शिया कितनी तरह की होगी? टाइप ऑफ इनर्शिया देखो, टाइप ऑफ इनर्शिया कितनी तरह की होगी? तो एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, फोर्स लगा के उसको मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो वो अपोज करेगा, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वेलोसिटी में दो चीजें होती है, स्पीड और डायरेक्शन। स्पीड की इनर्शिया, अगर वो पर्टिकुलर किसी स्पीड से चल रहा तो उसी स्पीड में चलने की इनर्शिया में होगा। डायरेक्शन की इनर्शिया। अब एक बहुत खूबसूरत सा मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, तो आपको देख के बताता है ये कौन से इनर्शिया का एग्जाम्पल है ना। आपको देख के बताना है कौन सी इनर्शिया का एग्जाम्पल है। ठीक, एक बढ़िया वीडियो दिखाता हूं आपको देख के बताना है कि कौन से इनर्शिया का एग्जाम्पल है। ठीक भाई, तो दो तरह का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक बच्चा कह रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन। बेटा मारूंगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन की थोड़ा ठीक से बोलोगे, ठीक से बोलो तभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। इनर्शिया इज यूनिटलेस, बिल्कुल। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ, ठीक से बोलो। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ, ठीक से बोलो, ठीक से कंसेप्चुअली थोड़ा अच्छा सही से बोलो, ठीक से बोलो। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। चलो ये देखो, ध्यान से देखना इस पूरे वीडियो को, ध्यान से देखना इस पूरे वीडियो को। ओ भाई ओ भाई 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 क्या हुआ ये? हे प्रभु, इसको इतना ज्ञान किसने दिया? ये चुपके से स्टेशन में बैठ के क्लास तो नहीं देख रहा था? देखो देखो ध्यान से, ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन पे भाई साहब ये बैठे हैं और देखना कैसे क्या पोजीशन बना रहे। यो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फिर कह रहा है साले गोली मार दूंगा। थोड़ा सा ढंग से बोलना, गलत बोलोगे एक बार तो आदत पड़ जाएगी। तेरा आंसर सही है लेकिन गलत मत बोला करो। यो भाई यो, किसका एग्जाम्पल है ये? किसका एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का। ट्रेन चल रही थी, अब ट्रेन से जब भाई साहब ने कूदा, ट्रेन से भाई साहब ने जब कूदा तो कूदते समय इस बात का ध्यान रखा कि हम कहीं उलट पलट ना जाएं। तो इसको समझना पूरा कि जब ट्रेन चल रही थी तो इस कुत्ते का पैर ट्रेन के साथ मोशन में चिपका हुआ है। ठीक है, ये पूरा मोशन में है। और आपको पता है, एक चीज बताओ, रुको 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 रुको, अरे रुक ना रे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आया दिमाग में, रुक ही नहीं रही है। तुमको बेटा एक चीज मैंने बताया था कि जब भी मूविंग फ्रेम से डिटैच होते हैं, जब भी हम मूविंग फ्रेम से डिटैच होते हैं, हम उसकी वेलोसिटी को कॉपी कर लेते हैं।
तो भाई साहब जब ये ट्रेन में है तो ट्रेन जिस वेलोसिटी से चल रहा है, इसका पैर ट्रेन में होने की वजह से उसी वेलोसिटी चल रहा है, पूरी बॉडी उसी वेलोसिटी से चल रही है। जब ये कूदा तो इसका पूरा बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रहा था, हाँ, लेकिन पैर जमीन पे पड़ा तो रेस्ट में आ गया। तो जानबूझ के पैर को भी आगे लेके चल रहा है क्योंकि पूरी बॉडी मोशन में है, तो उसको इनर्शिया ऑफ मोशन में बना के रखना है। अगर वो कूदते ही सीधा खड़ा हो जाता तो क्या होता? जैसे कभी तुम चलते हुए ट्रेन से, ऑटो से, किसी भी चीज से, बस से उतरे हो, कभी भी किसी भी चीज से उतरे हो, जैसे मान लो ये बस चल रही है और इसमें तुम यहां पे खड़े हो और तुम्हें उतरना है, भाई साहब चल रही है, चलते हुए से उतरना है, चलते हुए से उतरना है। तो जैसे ही तुम चलते हुए से नीचे उतरोगे, पूरी बस चल रही भी से, तुम्हारी बॉडी चल रही भी से, तुम्हारा पैर चल रहा भी से, तुम्हारा खोपड़ी चल रहा भी से, सब भी से चल रहा। अब जैसे ही तुम इससे उतरे, भाई साहब देखिएगा, जैसे ही तुम इससे उतरे और तुमने ये पैर रखा, ऐसे 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 हुआ, तो होगा क्या? होगा क्या कि पैर तो तुम्हारा जमीन पे आ गया, हाँ, तो जमीन तो रेस्ट में है, और पैर को जमीन के साथ चिपकाओगे तो वो भी रेस्ट में आ जाएगा। हाँ सर, पैर को हम रोकने की कोशिश करेंगे, पैर रुका लेकिन ऊपर वाली बॉडी पूरे मोशन में थी, तो धड़ाम से हम क्या होता है, ऐसे गिर जाते हैं, धड़ाम से हम ऐसे गिर जाते हैं। बताओ हम ऐसे क्यों गिरे? हम ऐसे क्यों गिरे? हम ऐसे क्यों गिरे? जब हम इस बस से उतरे तो हम ऐसे क्यों गिरे? आगे की तरफ हम क्यों गिरे बताओ? तो आगे की तरफ हम इसलिए गिरे क्योंकि जहां पे मोशन था वहीं पे हम खड़े थे, पूरी बॉडी वी वेलोसिटी चल रही थी, ये आदमी का हर अंग वी वेलोसिटी चल रहा था, हर बॉडी का पार्ट वी वेलोसिटी चल रहा था, इसकी मुंडी, इसकी खोपड़ी, इसका नाक, इसका पेट, इसका पैर, सब वी से चल रहा था। जब ये जमीन पे उतरा बेटा, तो जमीन पे पैर रखा, जमीन पे क्या रखा? ये पैर। तो पैर क्या हो गया, जैसे ही जमीन पे रखोगे पैर तो जमीन से चिपकेगा, तो फ्रिक्शन की वजह से जमीन ने पैर को रोका, तो पैर तुम्हारी रेस्ट में आ गई थोड़ी, या इसको स्पीड कम हो गई, और लेकिन बाकी ऊपर बॉडी की पूरा पार्ट चल रहा था, तो ये रुक गया और ये चलता रहा, तो आगे गिर जाओगे। मतलब इस बॉडी का ऊपर वाला पार्ट मोशन में था और तुम्हारा पैर रेस्ट में आ गया, इसीलिए तुम क्या हुए, आगे गिर गए। तो ये एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन का। अच्छा, तुम मान लो कि कूदते नहीं हो, नीचे नहीं कूदते हो भाई साहब, नीचे नहीं कूदते हो, नीचे नहीं कूदा तुमने, नीचे नहीं कूदा, क्या हुआ कि ड्राइवर ने बस को रोक दिया, ड्राइवर ने ही बस को रोक दिया, तो क्या होगा? ड्राइवर ने खुद ही बस को रोक दिया। मान लो बस थी, वी वेलोसिटी चल रही थी, बस थी, वी वेलोसिटी चली, ये बस है और बस में ये सारे टोपी वाले लड़के खड़े हैं, वी वेलोसिटी चल रही है। अचानक से ड्राइवर ने बस ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक लगा दिया तो बस तो रुक गई, सर बस तो रुक गई। अब बस के साथ बॉडी का कौन सा पार्ट चिपका? वो पैर, तो पैर तो रुक गया, हाँ सर पैर रुक गया, और आगे की पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे गिर गई। देखो, किड्स इन द स्कूल बस व्हेन द ड्राइवर रैंडमली हिट द ब्रेक, क्या होता है? देखो, ये पैर तुम्हारा बस रुकने की वजह से रेस्ट में आ गया, हाँ, पूरी बॉडी मोशन में थी, आगे गिर गई। देखो ये सब आगे चले गए, देखो सब आगे चले गए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। बताओ क्या बोलोगे? यहां पे अगर रीजन लिखो, ये लिख लेना, ये वाला लिख लेना, फोटो वाले पूरा मत बनाना, ये लिख लेना। किड्स इन द स्कूल बस व्हेन द ड्राइवर रैंडमली हिट द ब्रेक ड्यू टू इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इनर्शिया ऑफ स्पीड बोल सकते हो, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या इनर्शिया ऑफ स्पीड बोल सकते हो। स्पीड की इनर्शिया, स्पीड की इनर्शिया, इनर्शिया स्पीड की इनर्शिया से ऐसा हुआ है। यस यस यस, बहुत बढ़िया सीख रहा है, बहुत बढ़िया सीख रहा है। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं, और देखो थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेट करके आपको बताते हैं, डेली लाइफ से रिलेट करके बताते हैं, डेली लाइफ से रिलेट करके बताते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, डेली लाइफ से थोड़ा रिलेट करके बताते हैं। ये देखिए, ये क्या है? सडनली कार स्टार्ट्स टू मूव, देन पिंकी विल फॉल।
ये देखो पिंकी है, ये देखो पिंकी है, ये देखो, ये देखो पिंकी है, और ये कार चल रही है, ये रामलाल यहां पे गाड़ी चला रहा है एकदम बढ़िया। देखो सडनली कार स्टार्ट्स टू मूव, देन पिंकी अभी रेस्ट में, कार रेस्ट में, कार रेस्ट में, एंड सडनली कार स्टार्ट्स टू मूव, देन पिंकी विल फॉल, पिंकी विल फॉल, पिंकी विल फॉल। ऑप्शन ए फॉरवर्ड एंड ऑप्शन बी बैकवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। चलिए बताइए यहां पे क्या होगा। सिचुएशन आप समझ रहे हैं क्या है, सिचुएशन समझ रहे हैं क्या है। पिंकी है, गाड़ी है, रामलाल है, सब कुछ है, वाह कार है, पिंकी है, रामलाल है, सब है। अचानक से रामलाल जोश में आगे बढ़ा दिया, एकदम एक्सीलरेटर दबा दिया, तो तुरंत से पिंकी कहां गिरेगी, पीछे, आगे, कि कहीं नहीं गिरेगी, बताइए कहीं नहीं गिरेगी, बताइए 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 बताइए। बताइए कि कहीं नहीं गिरेगी, बताइए। पिंकी ने, पिंकी खड़ी है बढ़िया से, पिंकी खड़ी है, रामलाल कार में बैठा है ड्राइवर की तरह, कार स्टार्ट किया, स्विच और उड़ा दिया सीधा कार। तो बताओ क्या होगा, क्या होगा। तो इसका अगर बाद में फोटो बनाओगे, अब ऐसा कार में दोबारा कहां से लाऊं, मैं ऐसे ही बना लेता हूं। अगर बाद में फोटो बनाओगे, ऐसे ही कार था, हाँ अरे वाह यार जोरदार बना दी मैंने तो, यही तो कार था, देख यही कार था। पिंकी ऐसे लेटी मिलेगी, ऐसे, ऐसे मिलेगी पिंकी, ऐसे मिलेगी, ऐसे। ओ भाई साहब क्या सुंदर फोटो बनाया मैंने। ऐसा क्यों होगा, पीछे की तरफ क्यों गिर जाएगी, रीजन बताओ। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। 84% लोगों ने, 12% लोग इसको आगे गिरा रहे हैं। अंधा है क्या, अंधा है क्या, कुछ भी। भाई अगर ये भी नहीं समझ रहे हो फिर तो मैं पोल का 80% को मैं 100% मानूंगा आपसे। ये क्यों हुआ है, तो देखो कार रेस्ट में, पैर रेस्ट में, पूरी बॉडी रेस्ट में है, सब रेस्ट में। अचानक से कार चलाए, तो कार चलाया तो कार के साथ तो पैर चिपका हुआ है, पैर चल जाएगा। लेकिन ये वाली बॉडी क्या थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थी। हाँ ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बेटा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो कार से चिपका हुआ है। कार जब चलेगी तो इसका पैर इसमें चिपका हुआ है। अरे भाई हो तो फ्रिक्शन तो होगा ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो पता है क्या होता, ये कहीं नहीं गिरती, कार आगे चला जाता, सीधा पिंकी एकदम वर्टिकल नीचे आ जाती। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फ्रिक्शन उसको थोड़ा चिपका के रखता है, तो फ्रिक्शन ने इसको चिपका के रखा था, तो पैर आगे चला गया। पैर क्या हुआ, आगे चला गया, देखो चलो पैर आगे चला गया और पूरी बॉडी पीछे रह गई, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या आपको समझ में आई चीज, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि जैसे मान लो घर में कभी कभी मेहमान आने वाले थे, जैसे तुम्हारी मम्मी ने बोला कि मामा आने वाले हैं रात में 2 बजे, अब मामा आएंगे तो मिठाई लाएंगे। अब रात में 2 बजे आएंगे, लेकिन रात में 2 बजे तक कौन जगेगा। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि रात में 2 बजे तक जगो, मामा आए तो मिठाई खा के सो जाना, या अभी सो जाओ, अभी सो जाओ, जब 2 बजेगा तो मामा आएंगे तो उठ के मिठाई खा लेना। बताओ तुम क्या करोगे। मान लो तुम्हारे घर में मामा आने वाले हैं भाई, क्या है, मामा आने वाले हैं। अब मम्मी ने बोला कि मामा 2 बजे आएंगे, मामा आएंगे तो मिठाई लाएंगे। अब 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, अभी बज रहे 9, अभी बज रहे 8-9 बज रहे हैं, समझना अभी 8-9 बज रहे हैं। मम्मी ने बोला कि मामा आने वाले हैं तो 2 बजे आएंगे, अब बज तो 8 रहा है, अभी 2 बजे मतलब 6 घंटा है। तो मम्मी ने बोला कि तुम सो जाओ, मामा आएंगे तो उठा दूंगी। तूने सोचा मामा आएंगे, मैं भी सो जाता हूं, मामा आएंगे उठ के मिठाई खा लेंगे। दूसरा, नहीं मैं जगा ही रहूंगा, मामा आएंगे मिठाई खाऊंगा साला तब सोऊंगा। बताओ क्या करोगे, जगे रहोगे मिठाई खाने के लिए कि सो जाओगे। तो ऐसा होता है कि तुम जिस स्टेट में चले जाते हो ना उसमें बने रहने की कोशिश करते हो, मतलब तुम्हारी इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो। इनर्शिया इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इनहेरेंट मतलब इनबिल्ट प्रॉपर्टी।
अगर तुम एक बार सो गए तो तुमको मिठाई भी नहीं उठा सकता भाई, तुम सोते ही रह जाओगे और मिठाई छूट जाएगा, तब तक खत्म हो जाएगा। रिस्क नहीं लेना। अगर जगे हुए हो तो इनर्शिया ऑफ वॉकिंग के कंसेप्ट, मतलब जगे रहने के कंसेप्ट से तुम जगे ही रहोगे। जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम सुबह उठ के पढ़ेंगे, और साला आज तक वो सुबह नहीं उठ पाए। देखो इनर्शिया ऑफ मोशन, कीप मूव्स अंटिल समवन स्टॉप यू, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन है कीप मूविंग अनलेस समवन विल स्टॉप यू, घूम भागते रहो जब तक तुम्हें कोई रोक ना ले। देखो तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया है। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इटसेल्फ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सो रहा है तो सोता ही रहेगा, उसका स्टेट चेंज होगा, स्टेट ऑफ स्लीपिंग है ये, स्टेट ऑफ स्लीपिंग, स्टेट ऑफ स्लीपिंग, स्टेट ऑफ स्लीपिंग में है तो स्टेट ऑफ स्लीपिंग में ही रहेगा जब तक उसको कोई अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स आके उसको जगाने की प्रक्रिया में, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तब तक वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, कोई भी बॉडी अगर अपने स्टेट में है तो उस स्टेट को कंटिन्यू रखता है अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है तो, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी उसकी स्टेट चेंज होगी। कई तरह के इनर्शिया होते हैं बेटा, एक दो इनर्शिया नहीं होते, कई तरह के इनर्शिया होते हैं। जैसे इनर्शिया ऑफ लाफिंग, कई बार क्या होता है कि होली में, मैं मजाक कर रहा हूं मैं थोड़ा सा बहुत, होली में क्या होता है कि मतलब वो द्रव्य पदार्थ पीते हैं लोग, वो भांग, तो भांग का गिलास, भांग की गोली लोग खा लेते हैं, और खाने के बाद एकदम इनर्शिया ऑफ लाफिंग में, ये भांग खा लेने के बाद तुम जो काम करोगे ना उसी के इनर्शिया में चले जाते हैं। अब किसी को भांग खिला दिया, वो हंसे जा रहा, शांति नहीं हो रहा है अरे क्यों हंस तो वो इनर्शिया ऑफ लाफिंग में चला जाता है। कई बार भांग खा के होली में लोग इनर्शिया ऑफ डांसिंग में चले जाते हैं, नाच रहा है, पता नहीं चल रहा कहां नाच रहा, इनर्शिया ऑफ डांसिंग में हो, नाच रहा हो, अबे क्यों नाच रहा हो। अब वो पिताजी आ रहे उधर, चाचा, रे चाचा, इधर देख रहे, तू घर आ तब बताता हूं चाचा, अला मैं बाप हूं तेरा, बाप कोई आओ, बाप के सामने जाके नाच रहा है गमछा खोल के, तू इनर्शिया ऑफ डांसिंग में चला गया। तो ये होता है, ये रियल लाइफ में होता है, ये रियल लाइफ में होता है। इनर्शिया ऑफ लाफिंग, इनर्शिया ऑफ स्लिपिंग, इनर्शिया ऑफ डांसिंग। इवन आप जब कभी किसी के साथ दोस्ती करते हो या किसी रिलेशनशिप में होते हो तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपको छोड़ के जा रहा है, आपका रिलेशन खत्म हो रहा है, आप उसके लिए चिंतित नहीं है, आप इस बात से परेशान है कि आपका इनर्शिया ब्रेक हो रहा है। मान लो आपका ब्रेकअप हुआ, मान लो ब्रेकअप हुआ तेरा, ये तू है, ये कलुआ है, और इसका पिंकी के साथ ब्रेकअप हुआ, पिंकी के साथ इसका ब्रेकअप हुआ। अब ब्रेकअप में क्या होता है, सब ब्रेकअप में ये होता है कि पहले हम रोज 4 बजे बात क्या करते थे, मिलने जाते थे, घूमने जाते थे, अब ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हो गया तो हमारी बात अब नहीं होगी, हम साथ मिलने नहीं जाएंगे, तो तुम परेशान हो, तो तुम दुखी, तुम तो अरे बहुत प्यार करते हो, प्यार डैश करता है तू। अब तुम्हारा इनर्शिया ब्रेक हो रहा है, रोज जो तुम करते थे, जिस चीज की इनर्शिया में थे, वो तुम्हारा ब्रेक हो रहा है, इसलिए तुम्हारा मन और दिल भारी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम इससे प्यार करते हो इसकी तुमको चिंता हो रही है, चिंता डैश नहीं हो रही कुछ, तुमको लगता है मैं 4 बजे अब किसको फोन करूंगा, मैं बात किससे करूंगा, मैं घूमने किसके साथ जाऊंगा, तो तुम्हें बुरा किसका लगता है, किसी इंसान का नहीं लगता। ऐसा नहीं कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, अरे भाई तुम इनर्शिया के बिना नहीं रह सकते। 4 बजे अगर कोई और तुमसे बात करने लग गई कल से, तो तुम डैश इसको अब याद नहीं रखोगे। तो ये सब फालतू की चीजें हैं, ये सब फालतू बकवास है कि भाई दुनिया खत्म, अब वो नहीं तो कुछ नहीं, ना हवा ना पानी ना खुशियां ना दुनियादारी, कुछ नहीं, कोई माई बाप नहीं, कोई भैया भौजी नहीं, वही सब कुछ। अबे वही नहीं था, उसके इनर्शिया में था तू, उसके इनर्शिया में था तू। प्रॉब्लम यहां पे इनर्शिया के डिस्टर्ब होने से है। मैं आज भी मुझे याद है कि जब मैं नानी के यहां रहता था, नानी मेरे बिहार में
हाजीपुर के पास एक जगह है, भगवानपुर, नानी गया रहता, तो बहुत मजा आती है वहां पे। स्कूल नहीं जाना पड़ता, स्कूल जाने के नाम पे बोलते स्कूल जाओ, तो हम बोले ठीक है जाएंगे, तैयार होके और जाके घूंघट में कूद जाता था। कभी मार पीट के तैयार करते थे स्कूल जा, तो स्कूल तैयार वार होके एकदम बढ़िया कंघी वंघी करके और जाके नाली में कूद जाता था। बोला कपड़ा गंदा हो गया, फिसल गए, नाली में गिर गए, अरे स्कूल कौन जाएगा। तो स्कूल नहीं जाता था मैं, है ना, इसलिए बचपन में पढ़ नहीं पाया। तो ठीक है, तो ऐसा होता है। तो वहां से अब मुझे मान लो कि मेरे घर ले जा रहे हैं या मुझे वापस ले जा रहे हैं, तो भाई ऐसा लगता था ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपने जगह को छोड़ के। एकदम दिल भारी हो जाता था, उदास हो जाता था, रोने लग जाता था। तो बच्चे होते थे, अपने को समझ नहीं आता था। आज फील आ रहा है कि जब हम 10 से 11 साल के थे और जिस जगह से, जिस गांव से मुझे प्यार था, जिस गांव में मुझे अच्छा लगता था, उसको हम जब छोड़ के जाते थे ना, तो एकदम दिल भारी और मन उदास क्यों होता था? क्योंकि हमारा इनर्शिया ब्रेक हो रहा है। यहां पे समझना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जिस चीज में रहते हैं, उसी चीज में बने रहना चाहते हैं, उसी चीज में बने रहना चाहते हैं। जब भी किसी भी सिचुएशन या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से वो डिस्टर्ब होता है, तो हमारा पूरी बॉडी, हमारा मन उसको अपोज करता है। इसको कहते हैं इनर्शिया। बताओ समझ में आया कि नहीं? इनर्शिया, जिस चीज में हम रहते हैं उसी चीज में हम रहने की कोशिश करते हैं। आज तक मुझे यही नहीं पता था न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यस, न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन बॉडी का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। बॉडी का नेट एक्सेलरेशन 0 है, मतलब रिमेन सेम इन अ स्टेट, रिमेन्स सेम इन दैट स्टेट, या बॉडी continue his state, body will continue his state. Only state of a body will change, body will change when we apply एक्सटर्नल फोर्स, अब फटाफट आइए कुछ अच्छे सवाल करते हैं। एक लाइन के सवाल है, आप बस एग्जांपल लिखना, ऑप्शंस मत लिखना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, देन, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसका क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? देखिए, इट मस्ट बी एट रेस्ट। नहीं, सिर्फ रेस्ट में रहने को ही इक्विलिब्रियम नहीं कहते। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ये इक्विलिब्रियम। नेट एक्सीलरेशन मस्ट बी 0। नो नेट फोर्स इज एक्टिंग होना चाहिए, ज्यादा एप्रोप्रिएट ये। इट्स नेट एक्सीलरेशन मस्ट बी 0, ये सही है। इसमें थर्ड आंसर ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा अगर इन दोनों में बोलोगे। देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा था तो मैंने ऐड किया था, नो फोर्स इज एक्टिंग गलत है, मान लो ये रेस्ट में क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा? लग रहा है, mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, तो यहां पे होना चाहिए था इसके जगह पे नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। देखो थोड़ा अंग्रेजी है लेकिन इसको समझो, नो फोर्स इज एक्टिंग एंड नो नेट फोर्स इज एक्टिंग में क्या फर्क है? अब नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, और एक नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। हो सकता है बहुत सारे फोर्स लग रहे हो लेकिन सारे फोर्स बैलेंस है। इसी इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम को कहते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स कि नेट फोर्स उस पर क्या लग रहा है? 0, बैलेंस फोर्स। समझ में आ गया? नो फोर्स इज एक्टिंग या नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, ये सही है। नो नेट फोर्स इज एक्टिंग सही है, ये गलत है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हो सकता है 3-4 फोर्स लग रहा हो। क्लियर है? बात समझ में आई है? When object is at rest, force is required to keep it in rest. नहीं, फोर्स नहीं चाहिए उसको रेस्ट में रखने के लिए। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ये भी बोलना गलत है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है बेटा, तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन रेस्ट। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, नहीं हो सकता फोर्स लग रहा हो। अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन इट विच इज बैलेंस इच अदर। देखो, विच इज बैलेंस इच अदर, जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा हो। इट इज इन वैक्यूम। अबे वैक्यूम में बोलना थोड़ी ना जरूरी है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द रेस्ट। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द रेस्ट।
नो फोर्स इज एक्टिंग, हो सकता है कुछ फोर्स लग रहा हो, बट लार्ज नंबर फोर्स में, अच्छा ये भी नहीं कि लार्ज नंबर फोर्स लग ही रहा हो, मैं भी बोला ना, हो सकता है लार्ज नंबर फोर्स लग रहा हो, लेकिन सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या? एन एथलीट डज नॉट कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू द एथलीट डज नॉट कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन। जैसे मान लो तुम बचपन में कभी 200-400 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया होगा, तो दौड़ते 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 जहां फिनिशिंग लाइन है, क्या वहां जाके खड़े हो जाते थे, ओ भाई नहीं, वो फिनिशिंग लाइन को कंप्लीट करने के बाद आगे भी दौड़ता रहता है। इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके पीछे का क्या रीजन है बताइए? इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या रीजन है इसके पीछे का, बताइए प्लीज, इसके पीछे का क्या रीजन है? आज जो से ज्यादा फील आ गया, अब थोड़ा फील कम करते हैं। सवाल सवाल करते हैं अब बहुत सारे, ये सवाल ही, अब सवाल ही, अब घोड़ा गाड़ी निकल, सवाल ही है बेटा। चलिए चलिए बताइए, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताइए। लिख दूंगा भाई। Athlete does not comes to rate immediately after crossing the winning line due to the inertia of race, नहीं, inertia of motion। वो अपने inertia of motion को बना के रखना चाहता है। 89% लोग कह रहे हैं। अबे 2% लोग inertia of rest में तो है ही नहीं ना। inertia of rest का मतलब है वो रेस्ट में था, inertia of motion का मतलब inertia of motion में है और उसको बना के रखेगा। जैसे ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि ग्लास है और ग्लास के ऊपर मैंने क्वाइन रख दिया। अगर ग्लास के ऊपर नहीं, ग्लास है, ग्लास पे हमने कार्डबोर्ड लगाया, ग्लास पे हमने कार्डबोर्ड लगाया, देखो ग्लास के ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड के ऊपर एक क्वाइन है। अब इस ग्लास को हम सडनली रिलीज करते हैं, या क्या बोलते हैं, पुल करते हैं, पुल, पुल मतलब खींचना ना, पुल करते हैं, सडनली पुल करते हैं। एंड एक केस करते हैं स्लोली पुल करते हैं, स्लोली पुल करते हैं। जब हम सडनली पुल करेंगे तो कार्डबोर्ड के ऊपर जो कॉइन रखा है वो कहां गिरेगा, और अगर हम स्लोली पुल करेंगे तो कहां गिरेगा, ये बताओ। सडनली पुश करेंगे और स्लोली पुल करेंगे तो कहां गिरेगा बताओ। सडनली पुल करेंगे और स्लोली पुल करेंगे तो कहां गिरेगा, सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं खराब है क्या, ग्लास ला दो एक को वहां से, ग्लास, हाँ। तो देखो भाई ऐसा है कि जब मैं सडनली खींचूंगा अचानक से, तो कॉइन तो रेस्ट में था, हाँ वो रेस्ट में रहना चाहता है, तुमने अचानक से बहुत तेजी से खींच लिया तो कॉइन को पता नहीं चलेगा नीचे क्या हुआ, और ये फिर कहां गिर जाएगा, ग्लास में। कॉइन विल फॉल इन ग्लास, कॉइन विल फॉल इन ग्लास। और यहां पे होगा, अगर मैं धीरे धीरे खींचूंगा, बहुत धीरे धीरे खींचूंगा, तो इसका इनर्सिया रेस्ट में था, और एकदम धीरे धीरे खींच रहा तो इसका इनर्सिया डिस्टर्ब नहीं होगा, ये रेस्ट में साथ साथ में बाहर आ जाएगा। क्वाइन विल नॉट फॉल इन ग्लास, इन ग्लास, ये ग्लास में नहीं गिरे, कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन ये ग्लास में नहीं गिरे। ये किस लिए होता है, इनर्सिया की वजह से होता है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्सिया ऑफ मोशन। जैसे मान लो तुम क्रिकेट विकेट खेलते हो, अब क्रिकेट खेलते समय तुमने इतना जोर से मारा, खींच के, इतना जोर से खींच के मारा कि सामने वाले घर का कांच तोड़ दिया। मान लो ये मेरा घर है, देखो एमआर हाउस, देख रहे हो, अमीर आदमी, एक एक सिक्का है, सिक्का, चलो सिक्का नहीं है कोई बात नहीं, है 1 रुपए दे दो मुझे, 1 रुपए मैं आपको क्लास के बाद वापस कर दूंगा। अच्छा अपन ऐसे भी कर सकते हैं, सिक्के की कहां जरूरत है, सिक्के की तो कोई जरूरत ही नहीं है, सिक्के की तो कोई जरूरत ही नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं
सिक्का आने दो, आने दो, सिक्का मंगाया मैंने। ये देख, ये देख, ये देखो अपनी बहुत बड़ी बिल्डिंग है और पास में एक झोपड़पट्टी, गरीब लोग जहां पे तुम रहते हो, है ना। ये यहां पे रामलाल खेलता है क्रिकेट। रामलाल ने मारा बैट से और सीधा ग्लास पे लगा, सीधा ग्लास पे लगा, सीधा ग्लास पे लगा। क्या होगा सर? जैसे ही ग्लास पे लगेगा ग्लास ब्रेक हो जाएगा, यहां से टूट जाएगा, ग्लास विल ब्रेक। मैंने पकड़ के रामलाल को बहुत मारा और बॉल भी नहीं दिया, बॉल भी नहीं दिया ना, बॉल भी नहीं दिया। अब रामलाल एक दिन आ गया बंदूक लेके, वाला बंदूक लेके आ गया गुस्से में कि मेरा बॉल रख लिया था, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बंदूक लेके आ गया, ये देखो बंदूक लेके आ गया और इस बंदूक से इसने बुलेट फायर करी, इस बंदूक से बुलेट फायर करी। जब इस थैंक यू सो मच, जब इस बंदूक से इसने बुलेट फायर करी भाई, पूरे ग्लास में ये होल करके बुलेट चला गया, होल करके चला गया। अब यहां पे सीखने वाली बात यह है कि जब इस बॉल से मारा तो बॉल गया और ग्लास को चकनाचूर कर दिया, ग्लास को क्रैक कर दिया, चकनाचूर कर दिया पूरा। ये महंगी देख रहे हो, पूरे दीवार में ग्लास लगाया था, पूरे ग्लास को फोड़ दिया, ऐसे ऐसे क्रैक कर दिया, पूरा ग्लास क्रैक हो गया, ऐसे क्रैक हो गया। ग्लास ब्रेक हो जाए, ग्लास विल ब्रेक, ग्लास विल ब्रेक। लेकिन जब मैं बुलेट से मारा तो बुलेट से सिर्फ होल होगा, शार्प होल, होल विल क्रिएटेड, विल क्रिएटेड, शार्प होल विल क्रिएटेड। तो सवाल यह है कि बॉल तो खेला होगा तो बॉल की रफ्तार तो कम होगी, जबकि बुलेट की रफ्तार तो तेज थी। तो बुलेट की रफ्तार से सिर्फ होल होगा और बॉल की रफ्तार से ग्लास क्रैक हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ? स्पीड किसकी ज्यादा है? सर स्पीड तो बुलेट की ज्यादा है। ये बुलेट गया देखो, ऐसे ऐसे बुलेट चला, ये देखो बुलेट, ऐसे बुलेट गया और सीधा वहां पे होल पे मार दिया। क्यों? क्योंकि ग्लास क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जब ग्लास गया तो उसकी स्पीड कम थी, वो जाके चिपका और चिपक के उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ब्रेक किया। तो यहां पे टाइम ऑफ कांटेक्ट लार्ज है, टाइम ऑफ कांटेक्ट लार्ज है। ये क्योंकि स्पीड कम थी ना और पूरा बड़ा एरिया घेरा और उस पे जाके चिपका तो पूरा एकदम झंझकोड़ दिया और पूरा ग्लास तोड़ दिया। यहां पे टाइम ऑफ कांटेक्ट इज वेरी लेस, टाइम ऑफ कांटेक्ट इज वेरी लेस, बहुत कम टाइम के लिए यहां पे टकराया और यहां पे होल करके निकल गया और ग्लास इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से एज इट इज रह गया। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्लास, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्लास remains as it remains as it is due to inertia, remaining portion of glass remains as it is due to inertia। क्योंकि यहां पे इतनी कम देर के लिए ये इस पोर्शन पे टकराया कि ये पोर्शन होल होके बाहर चला गया और पड़ोसी को पता ही नहीं चला कि हमारे पड़ोसी के साथ क्या हुआ, बाकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रह गया। ये तो क्या है, जाके बॉल टकराया और टकराने के बाद पूरे ग्लास के बड़े एरिया को डिस्टर्ब किया। टाइम ऑफ कांटेक्ट इसके कंपेयर में तो ज्यादा ही है ना। ऐसा नहीं कि अभी 1 घंटे तक बॉल चिपका रहा, 10 मिनट तक बॉल चिपका रहा, इसके कंपेयर में इसका टाइम ऑफ कांटेक्ट कम है। यह है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि नहीं? सोचो तुम खुद। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि नहीं? बताओ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि नहीं? बताओ। अब ये देखो, ये मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। ये सिक्का देख, ये सिक्का है देख, और ये कार्डबोर्ड है देख। देख भाई, ये सिक्का देख, यहां पे सिक्का देख, ये सिक्का है, ये कार्डबोर्ड है, ये सॉरी ये कार्डबोर्ड, एक ग्लास यहां पे रखा हुआ है मैंने, ठीक। अब मैं इसको बहुत धीरे धीरे लेके जाता हूं। बता क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ, सिक्का बाहर आ गया। अब मैं इसको बहुत तेजी में खींचूंगा, देखना, बहुत तेजी में खींचूंगा, देखना।
देख, सिंपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। देखो देखो, मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहा हूं। देखो ये ग्लास है, इस पर ये सिक्का रखा है, देखना। अरे इस बार नहीं गिरा, दोबारा नहीं करना चाहिए था, बेइज्जती हो जाएगा ऐसे। नहीं, पहला एग्जांपल, बहुत धीरे धीरे लाऊंगा तो सिक्का ग्लास में नहीं गिरेगा, कार्डबोर्ड के साथ आ जाएगा। इसमें रिस्क है। अब इसको मैं अचानक से खींचता हूं, गिर जाना यार भाई। देखो गिर गया, देखो इसमें गिर गया, बूम्स बूम्स आ गया, देखो ना। देखो है कि नहीं, गुम्स बूम्स है कि नहीं, खुद देखो। ठीक है, चलिए और भी कुछ एग्जांपल करते हैं, और भी कुछ एग्जांपल करते हैं। Why does the horse rider falls forward when horse gallops stop suddenly? Due to inertia of motion. Due to inertia of motion. अच्छा, एक बढ़िया सवाल करा तू, देख बढ़िया सवाल, मजा आ जाएगा इसको करके। मैंने एक रस्सी बांधा, रस्सी से एक बॉल बांधा ए, और फिर बॉल के दूसरे कॉर्नर पे रस्सी बांधा, इससे एक बॉल बांधा बी, और फिर ये रस्सी का छोर है। तो दो बॉल, यस दो बॉल इस तरीके से मैंने बांध दिया। ऊपर देख सकते हैं आप, सपोर्ट है। और रामलाल को बोला नीचे से रस्सी को पकड़ के खींचने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं आराम से, ये एक्सपेरिमेंट आप घर से भी कर सकते हैं। तो रामलाल ने रस्सी पकड़ा और रस्सी पकड़ के एकदम जोर से खींचा, सडनली पुल, और दूसरा है स्लोली पुल, धीरे धीरे इसको खींचा। अब रस्सी का एक पार्ट है ये, इसको कह सकते हैं आप ओए पार्ट, और ये ए बी पार्ट। इन स्ट्रिंग विल ब्रेक, स्ट्रिंग विल ब्रेक फ्रॉम, कहां से स्ट्रिंग टूटेगा? जब मैं सडनली खींचूं और जब मैं स्लोली खींचूं। आप करके देख सकते हैं, आप इसको आराम से घर पे करके देख सकते हैं, है ना। जब आप इसको एकदम धीरे धीरे खींचेंगे, एकदम धीरे धीरे खींचेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इसमें टेंशन बढ़ा रहे हैं। अब बताओ यहां पे टेंशन ज्यादा होगा यहां पे, कि यहां पे टेंशन ज्यादा होगा? सर देखो, ए पर तो रस्सी में टेंशन इसके वेट को बैलेंस करने के लिए होगा, ए पर रस्सी में टेंशन ए के और बी के दोनों को बैलेंस करेगा, यहां पे रस्सी ज्यादा टाइट होगा। अब धीरे धीरे आप खींचेंगे, सेम टाइप का रस्सी लगा, धीरे धीरे खींचेंगे, स्लोली खींचेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे, तो दोनों में आप टेंशन बनाएंगे। हाँ, तो जल्दी ज्यादा टेंशन इसमें हो जाएगा ना टाइम के साथ, तो ये टूटेगा फ्रॉम ओए पार्ट। और अगर आप पकड़ के तुरंत से झटके से खींचते हो तो भाई ये तो रेस्ट में था। हाँ, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से इसका इनर्शिया इसको रेस्ट में ही रखना चाहेगा, और तुरंत से तुमने टेंशन बढ़ा दिया, थोड़ी देर बाद ये फोर्स को ऊपर ट्रांसमिट करके भेजेगा ना। जैसे आप इसको अचानक से खींच दोगे तो रेस्ट में था, ये अपना नीचे जो तुमने लार्ज अमाउंट में अचानक से खींच के फोर्स बढ़ाया है, तुमने अचानक से खींच के लार्ज अमाउंट में जो फोर्स बढ़ाया है, ऊपर ट्रांसमिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऊपर ट्रांसमिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। भाई ये रेस्ट में था, थोड़ा डिस्टर्ब होगा तभी तो ऊपर टेंशन को भेजेगा। सडनली खींचोगे तो तुम्हारा यहां से टूटेगा। इसको मैं क्या बोल दूं, ओ ए और ये ए बी, और इसको सी बोल देता हूं, है ना। तो ब्रेक फ्रॉम सी, ब्रेक फ्रॉम सी, सी पार्ट से टूटेगा, यहां से टूटेगा। तो दो बॉल लगाना जरूरी था क्या? एक बॉल से भी तो सवाल बन सकता है ये एक बॉल से भी तो सवाल बन सकता है, दो बॉल लगाना कहां जरूरी है? एक बॉल से भी तो सवाल बन सकता है। मैंने पता नहीं दो बॉल क्यों लगा दिया, दो बॉल में तो और तेरा दिमाग काम नहीं करेगा, बकलोल है तू। अब ठीक है, ओ ए बी, अब ठीक है, तो कहां से टूटेगा? तो धीरे धीरे खींचोगे तो यहां पे टेंशन तुम्हारे खींचने से और इसके वेट से दोनों से आएगा, तो ओ ए से टूटेगा, सही है। और सडनली खींचोगे तो बी से टूटेगा, सडनली खींचोगे तो बी से टूटेगा, सही है। दो बॉल लगाने की कहां जरूरत था, एक से ही हो जाएगा ना। एक बार फिर बताओ, ठीक है बताता हूं।
दो बॉल से भी जो सही बताया था वो सही था, लेकिन उससे मत समझो ना, सीधा एक बॉल से समझो। सब सवाल यही आएगा तुमसे कि इसको पकड़ के मैं खींच रहा हूं, अच्छा मैंने नहीं खींचा तो बताओ ये रस्सी लूज था, हाँ सर रस्सी लूज था। जब मैं इसको पकड़ के खींचूंगा, इसको पकड़ के खींचूंगा तो रस्सी टाइट होगा, हाँ सर रस्सी टाइट होगा, देखो रस्सी टाइट होगी। अब इसमें टेंशन तो सिर्फ मेरे खींचने की वजह से, और इसमें टेंशन इस बॉडी के मास का भी होगा और मेरे खींचने से, और ये टाइट होगा। तो अगर मैं धीरे धीरे खींचूंगा तो ये धीरे धीरे खींचूंगा तो यहां पे टेंशन बढ़ेगा और यहां पे भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें मेरा टेंशन होगा और इसमें वेट का और मेरा टेंशन दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहां से टूटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी धीरे धीरे खींचूंगा तो। अगर मैं सडनली खींच दूं तो तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, ये तो भाई इनर्सी ऑफ रेस्ट में, तो इसका ये चाहेगा कि रेस्ट में रहे, हाँ इनर्सी ऑफ रेस्ट की वजह से चाहेगा रेस्ट में रहे, और मैं तुरंत से खींच दूंगा तो ऊपर फोर्स जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक ये रस्सी टूट जाएगा। बढ़िया सवाल, तब तक ये रस्सी कहां से टूट जाएगा, बीच से टूट जाएगा। टेंशन कुछ समझ नहीं है? हाँ बेटा, तुम तो शायद अभी तीसरे चौथे में हो ना, तुम तो शायद तीसरे चौथे में हो, तुम्हें नहीं पता किसी को रस्सी को हम बांध के ऐसे लटकाते हैं, उसको खींचेंगे तो ऊपर टेंशन होगा, ये तो पता ही नहीं तुम्हें, है ना? ये तो पता ही नहीं ना तुम्हें कि अगर मैं किसी चीज को रस्सी से बांधूंगा तो रस्सी टाइट हो जाएगा, इसमें टेंशन आ जाएगा, तो पता ही नहीं तुम्हें, ये कैसे पता होगा ना? और बात सिर्फ इतना सा है, तू करके देख लेना, जब तू जोर से खींचेगा तो ये इनर्सी ऑफ रेस्ट है और रेस्ट में रहना चाहेगा तो रस्सी यहां से टूटेगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल थोड़ा करिए, अच्छा सवाल है। बॉय सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट बर्थ, ये आराम से पढ़ना, बड़े प्यार से इसको करना। अ बॉय सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट बर्थ इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन। ट्रेन का कंपार्टमेंट समझते हो, वो कंपार्टमेंट नहीं होता जिसमें दो लोअर बर्थ होता है, दो मिडिल होता है, दो अपर होता है, कंपार्टमेंट। ये देखो लोअर बर्थ है, ये मान लो अपर बर्थ है, मिडिल को गोली मारो, ये लोअर बर्थ है और ये अपर बर्थ, ये लोअर बर्थ है, ये अपर बर्थ है ना। हेलो, हाँ हाँ, सवाल पढ़ो बेटा, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़िए प्लीज, सवाल पढ़िए प्लीज। यार मतलब हद है ना, कितने मूर्ख होते हो तुम भाई। मैं कल सच में डिप्रेशन में चला गया शाम को, मैं बार बार मना कर रहा हूं मत करो फोन, कह रहे विद्यापीठ में फीस कम कराओ। अरे विद्यापीठ मेरे बाप का है, फिजिक्स वाला मेरे बाप का है, मेरा है, मैं फीस कम करा दूं? कहां से फीस कम करा दूं भाई? मैं मास्टर हूं, पढ़ा रहा हूं, चुपचाप पढ़ ले, मेरी औकात नहीं कहीं फीस कम कराने की। और पर तू ऑनलाइन में रहा कह रहा कि विद्यापीठ का फीस कम करा दो, वहां पे टेस्ट सीरीज का फीस कम करा दो। भाई टेस्ट सीरीज ऑफलाइन में हो रहा है तो उतनी रिक्वायरमेंट है, मैं कहां से करा दूं? मेरे बाप का है क्या वो? एक बार नहीं 5 बार, 5 अलग अलग लोगों से फोन कराया कश्मीर से, विद्यापीठ में फीस कम करा दो। भाई पढ़ो, लोग यूट्यूब पे पढ़ के सेलेक्ट हो रहे हैं, पढ़ने का इंटेंट होगा ना तो कहीं से पढ़ के सेलेक्ट हो जाओगे। कह रहे हम डिप्रेशन में हैं। अबे तूने तो मुझे डिप्रेशन में ला दिया, हमसे बात करो, हम डिप्रेशन में हैं। हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चल गई, हमसे बात करो। भाई सब देख रहे हो, इतने बड़े मन में क्या बोल रहा हूँ समझ ही गए होगे। बॉडी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट बर्थ इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन which is just point to a stop on the railway station. Drop an apple aiming at the open hand of his brother sitting vertically below. Vertically below. तो देख ऐसा है कि यहां पे नीचे लोअर बर्थ में इसका दोस्त है या ब्रोदर है जो ओपन हैंडेड है, मतलब सेब पकड़ना चाह रहे हैं, और ऊपर से अपर बर्थ से ये एप्पल यहां पे प्लॉट कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है एप्पल, ये ड्रॉप कर रहा है, ये एप्पल क्या कर रहा है? ड्रॉप कर रहा है। अगर बेटा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहता तो एप्पल सीधा इसके हाथ में गिरती, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता है, इनर्सी ऑफ मोशन,
ये भी वी वेलोसिटी से, ये भी वी वेलोसिटी से, एप्पल भी वी से, ड्रॉप करने के बाद सब वी से, तो ये सीधा नीचे गिरता है इसके हाथ में। अब ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया तो इसका और इसका स्पीड तो कम हो जाएगा, लेकिन एप्पल तो पहले ड्रॉप हो गया था, और एप्पल तो कभी भी एक्सीलरेशन को तो शेयर करता नहीं। एप्पल ड्रॉप हो गया, जो इसकी वेलोसिटी थी उससे हॉरिजॉन्टल चलता रहेगा। अब मैंने पूरी बात बता दी, अब गलती मत करना, सही ऑप्शन पढ़ के आंसर लगाओ, सही ऑप्शन पढ़ के आंसर लगाओ। सही ऑप्शन पढ़ के आंसर लगाओ। सिंपल मास्टर हो भाई, पढ़ाने का काम करता हूं, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। प्रिसाइजली ऑन द हैंड ऑफ हिज ब्रदर, नहीं, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ द ब्रदर, मुझे ये सही लग रहा है। स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ ब्रदर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ट्रेन, ना, बी आएगा। देखते हैं कितने लोग कर पाए। 64% लोग सही कर पाए बस, बाकी क्या कह रही है जनता? 8% जनता ये कह रही, 26%। क्यों गया बेटा पीछे, जरा बताना क्यों गया पीछे, क्यों गया बताना। इतने इतने एग्जाम्पल दिए तुम्हें, इतने एग्जाम्पल दिए, और तुम्हें यह भी बताया हुआ है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें बैकलॉग वाले होंगे। अच्छा, जब भी किसी बॉडी को मूविंग फ्रेम से ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी शेयर कर लेता है, एक्सेलरेशन नहीं करता। अब जैसे ही तुम्हारा ये वी वेलोसिटी चल रहा था, हाँ सर वी वेलोसिटी चल रहा था, तो इस नीचे वाले का भी वेलोसिटी वी, ऊपर वाले का वेलोसिटी वी, और एप्पल का भी वेलोसिटी वी, सबका था। हाँ, अब अचानक से ब्रेक लगाया तो स्पीड तो कम हो गई, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा दे तो स्पीड कम हो गई। तो भाई इसकी स्पीड कम हो गई, इसकी स्पीड कम हो गई, इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, ये भी बेचारा पीछे छूट जाएगा, इसकी स्पीड कम हो गई, इसकी स्पीड भी कम हो गई। लेकिन जो एप्पल ड्रॉप किया था वो तो वी वेलोसिटी से आगे चल रहा है। जो एप्पल ड्रॉप किया था, जो एप्पल ड्रॉप किया था उसकी वेलोसिटी तो वी रहेगी, तो वो तो वी से आगे जा रहा है, ये वी से कम जा रहा, तो ये ज्यादा आगे चला जाएगा। एप्पल एप्पल यहां गिरेगा कहीं, मतलब ज्यादा आगे बना दिया। ये भी चल रहा है वेलोसिटी से, लेकिन इसकी वेलोसिटी ब्रेक लगाने से कम हो गई, क्योंकि ये तो ट्रेन में चिपका है, ये भी ट्रेन में चिपका है, इसको तो ट्रेन के बीच में हवा में छोड़ दिया, तो इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये तो ट्रेन के कांटेक्ट में नहीं है, किसी के हाथ के कांटेक्ट में नहीं है। इसको हॉरिजॉन्टल वी वेलोसिटी मिल गया, अब ट्रेन के साथ तुम जो कुछ भी करना है कर लो, ये तो वी वेलोसिटी से आगे जाएगा, तो ये कहीं यहां पे आगे गिरेगा, यहां आगे गिरेगा, आगे गिरेगा। अच्छा, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती तो बाद में, अगर ड्रॉप करने के बाद ट्रेन की स्पीड बढ़ गई तो इसकी तो वी रहेगी, और ट्रेन की स्पीड बढ़ गई तो इसकी भी बढ़ जाएगी, तो ये पीछे गिरता। ये आंसर कब होगा? when speed of train increased after dropping apple, ये दो ऑप्शन सिर्फ लिखना, तुम दो ऑप्शन लिखना, बस दो ऑप्शन लिखना। चाहो तो ये भी लिख लेना, when velocity of train remains constant, अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कांस्टेंट रहता तो सीधा हाथ में गिरता, और स्पीड अप कर दिया तो ट्रेन आगे चला गया, एप्पल पीछे छूट जाएगा। बताओ अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बताओ अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आया नहीं आया? ए फोर्स of constant magnitude acts in a direction perpendicular to the motion, then a particle motion of a particle, then a force of constant magnitude acts in the direction perpendicular to the motion of a particle, then speed is uniform, momentum is uniform, velocity is uniform, all of these। इसको जरा सोचना, इसको जरा सोचना, मैं पोल क्रिएट करूंगा उससे पहले थोड़ा सोचो, इसको जरा सोचो, सोचो जरा सोचो, ये क्या हुआ है, ओहो, इसको जरा सोचो, तो इसको जरा सोचो, तो सोचो, आराम से सोचो।
चलो पोल क्रिएट कर रहा हूं। ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑलवेज, यहां पे लिखना ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड यूज करो, ऑलवेज एक्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मोशन। तो अगर मैं फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, ऑलवेज एक्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन, तो भाई ये तो यूसीएम में होता है, ये तो यूसीएम में होता है कि ये वेलोसिटी होती है और इधर एक्सीलरेशन होता है परपेंडिकुलर। जब पार्टिकल यहां जाता है तो ये वेलोसिटी होती है, ये एक्सीलरेशन होता है परपेंडिकुलर, और मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही होता है वी स्क्वायर बाई आर। देखो ये सर प्रोजेक्टाइल में भी तो हो सकता है, नहीं प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल इधर जा रहा है और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर कहां है, ये तो ये है, कहां परपेंडिकुलर है ये। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहता है आपका, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स मतलब जिधर फोर्स उधर ये एक्सीलरेशन होता है, ये मैंने बताया था, जिधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन होता है, तो जिधर फोर्स उधर वो एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड तो चेंज करेगा ही नहीं। अरे यार एक चीज अगर चमका तो बोलना कि अब चमका सर, जो फोर्स या जो एक्सीलरेशन मोशन के परपेंडिकुलर हो वो उसकी स्पीड चेंज करेगा कि डायरेक्शन, सर डायरेक्शन, तो देखो सिर्फ डायरेक्शन यहां चेंज हो रहा है। अगर एक्सीलरेशन का कोई कंपोनेंट मोशन की तरफ होगा तभी तो स्पीड चेंज होगा, तो इसका आंसर फर्स्ट आना चाहिए। मोमेंटम इज यूनिफॉर्म, नहीं भाई मोमेंटम कैसे यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन चेंज तो हो ही रहा है। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, नहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वैसे ही बेस्ट पॉसिबल ढूंढते तो भी तुमको ये समझ में आता। 42%, 40% लोग कह रहे हैं बाप रे बाप रे बाप, आहा 40% लोगों ने क्या बोला है। अरे भाई फोर्स जब लगा है तब वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे होगा, ऑल ऑफ दिस टिक कर रहा है। जब फोर्स लगा है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे होगा, फोर्स लगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे कर दिया तूने। फोर्स जब लगा ही है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे कर दिया मेरे भाई। फोर्स जब लगा है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे कर दिया, गधो। चलो अब हम पढ़ते हैं फोर्सेस, ये करा दिया तुमने। अब हम पढ़ते हैं फोर्सेस, कितने तरह के फोर्स होते हैं। तो देख अगर मैं फोर्स की बात करूं ना तो मेन चार फंडामेंटल फोर्स है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी फंडामेंटल फोर्स की कैटेगरी बोल रही हूं। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे पूरा। ये फंडामेंटल फोर्स है। ये क्या है, फंडामेंटल। जिस तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जिस तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिस तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसी तरीके से फंडामेंटल फोर्स होते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन है सर, वो फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो उसे दूसरे फोर्स ड्राइव होंगे लेकिन एक दूसरे से वो ड्राइव नहीं होते हैं। तो ये चार फंडामेंटल है बेटा, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। दुनिया में चार ही फंडामेंटल फोर्स है, जिस तरीके से 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उस तरीके से 4 फंडामेंटल फोर्स है। अब बाकी के जो फोर्स है वो डिराइव्ड फोर्स है, डिराइव्ड फोर्स, डिराइव्ड फोर्स। जैसे वेट, वेट भी तो फोर्स है, वेट होता है mg, किससे ड्राइव हुआ है, ग्रेविटेशनल से, ग्रेविटेशनल से, या ग्रेविटेशनल फोर्स को ही तो वेट फोर्स बोलते हैं, वेट। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, और बायंड फोर्स, ये बहुत सारे फोर्स होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, बायंड फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सारे भी ड्राइव है। लेकिन ये जितने भी ड्राइव है ना, ये ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है और ये पीएमटी का पूछा हुआ सवाल है, ये पीएमटी का पूछा हुआ सवाल है कि वैसे तो 4 फंडामेंटल है लेकिन इन दोनों का कोई काम नहीं है डेरिवेशन में, दूसरे फोर्स को ड्राइव करने में। ग्रेविटेशनल फोर्स से वेट फोर्स ड्राइव होता है, बाकी के जितने भी फोर्स है ना सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। जैसे एक सवाल पूछा था पीएमटी में कि फ्रिक्शन फोर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ, स्प्रिंग फोर्स भी बेटा। आप कह सकते हो कि वेट को अगर हम छोड़ दें तो ये सारे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। सर टेंशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर कहां गया, इसमें कहां इलेक्ट्रिक चार्ज एंड वो एंड दिस एंड दैट एंड ऑल, सब उसी की वजह से आता है। होता क्या है कि जब आप स्प्रिंग ही का एग्जांपल ले लो, स्प्रिंग में क्या होता है, जब आप खींचते हो, जब खींचते हो तो एटम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स में भी इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक ही आता है, टेंशन में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही आता है, फ्रिक्शन में भी। ये जब दो चीजें एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगाती है तो वहां पे इंटरलॉकिंग होता है, तो उसके आसपास में एटम में कोहेसिव एडहेसिव फोर्स लगता है। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नेचर, हां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलो पूरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों आ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और मैग्नेटिक भी, दोनों इनबिल्ट हो गए इसमें, दोनों कॉमन होते हैं। स्टार्टिंग में तो अलग अलग हम पढ़ते हैं लेकिन बाद में यूनिफाइड हो जाता है दोनों। सर अगर ऑप्शन में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ तो वही टिक करना, वही टिक करना, ठीक है। क्लियर, क्लियर। तो देखो ध्यान से, तुमसे पूछे कि बताइए स्प्रिंग फोर्स किस नेचर का है, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स इज ड्राइव फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब इसके अंदर में जाके आप चेक करोगे कि कैसे पैदा लिया, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से पैदा लेता है। सबका बाप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबका एक ही बाप है, सबका एक ही बाप है, सबका एक ही बाप, एक ही बाप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबका एक ही बाप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबका एक ही बाप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ गया सर? वाह सर, बढ़िया समझा सर। अब आओ एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वेट फोर्स क्या होता है, कहां लगता है, कैसे लगता है। तो वेट का सबसे पहले समझिए, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका यूनिट न्यूटन होता है। कई लोग वेट केजी में बता देते हैं, गलत बताते हैं, वेट न्यूटन में होता है। इस वेट का जो वैल्यू होता है mg होता है। डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, डायरेक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अगर अर्थ है, इस अर्थ के वजह से, इस अर्थ के वजह से यहां पे एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा सर? नीचे की तरफ। अच्छा ये कभी तुमने सोचा नहीं बचपन में कि सर मान लो कि ये अर्थ है, अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर साइड में जो लोग हैं वो तो बेचारे सही है, बढ़िया है, बैलेंस रहेंगे, लेकिन साला जो ऐसे लटका है सर उसका क्या होता होगा बेचारा, बेचारा कैसे रहता होगा सर? नीचे जो तो नीचे ही चू जाएगा, नीचे ही लटक जाएगा, गिर जाएगा बेचारा। देखो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, ए बी की सी? ज्यादा स्टेबल कौन है अर्थ पे? तो अर्थ मान लो ऐसा है तो उसके ऊपरी हिस्सा में जो लोग रह रहे हैं वो तो बढ़िया से रहते होंगे बेचारे, उनका जीवन तो बढ़िया है बेचारा, नीचे नहीं गिरेगा, नीचे अर्थ है। और साला जो यहां लटका हुआ है और जो यहां है तो बेचारा मर ही जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ये कभी सोचा नहीं तूने? यस भाई साहब, इस पे सोच के काम कर लिया होता तो आज, हाँ इसी सोच से नोबेल प्राइज मिलेगा तुम्हें। ये कभी नहीं सोचा? बताओ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, किसकी जीवन सुरक्षित है? बताइए किसकी जीवन सुरक्षित है, किसकी जीवन सुरक्षित है, किसकी जीवन सुरक्षित है बताइए? किसकी जीवन सुरक्षित है?
सबकी जीवन सुरक्षित है सर। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके अर्थ के सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लग रहा है mg, और इस पर भी अर्थ के सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, और इसके भी अर्थ के सेंटर की तरफ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg। सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। जैसे मान लो एक फ्लैट सरफेस पर एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रख दो, तो इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है। मान लो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, यहां पे एक एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा? सीधा नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा कहां लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। सर अगर हम ये देखिए, ये थीटा है और ये थीटा है, ये आपका थीटा है, ये 90 है, सीधा नीचे लग रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। ये समझ आता है क्या? ये बेटा अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। हाँ, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ये 90 माइनस थीटा और टोटल 90 है ऐसे। अरे इंक्लाइन प्लेन से ये ऐसा लाइन खींचा है बेटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये तो थीटा होगा। हाँ सर, ये थीटा होगा। तो mg का एक कंपोनेंट इधर क्या आएगा? mg cos थीटा, और इधर क्या आएगा? सर ये mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर और इधर। सर हमें कंपोनेंट लेना ही क्यों है? हम क्यों लेंगे? हमें पता तो है कि वर्टिकली नीचे निगेटिव वाई एक्सिस पे mg लग रहा है, हम क्यों लेंगे कंपोनेंट? बताओ, एक mg फोर्स लग रहा है, उसका हम कंपोनेंट क्यों लेंगे? बताओ, उसका हम कंपोनेंट क्यों लेंगे? बताओ, उसका हम कंपोनेंट क्यों लेंगे? बताओ, अर्थ mg फोर्स लगा रहा है, उसका हम कंपोनेंट क्यों लेंगे? वाई शुड टेक कंपोनेंट? वाई शुड टेक कंपोनेंट? वाई शुड नॉर्मल के लिए डैश तेरा, इफेक्ट देखने के लिए डैश तेरा, एंगल पे, इसलिए एंगल पे, तो किस बात का एंगल पे? वो तो नीचे वर्टिकली लग रहा है, हमें दूसरे से क्या मतलब? बैलेंस के लिए डैश। बस किसी को ये बात पता नहीं आज तक कि हमने इसका कंपोनेंट क्यों लिया। किसी को आज तक ये बात नहीं पता कि हमने इसका कंपोनेंट क्यों लिया। भाई साहब मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम एकदम असली बायोलॉजी हो साले तुम लोग। आज तक यही नहीं पता कि हमने इसका एंगल क्यों लिया। यही नहीं पता कि हमने इसका एंगल क्यों लिया। वाह बेटा वाह, मौज कर दी तुमने। देख बताता हूं हमने इसका एंगल क्यों लिया, बताता हूं। आज मैं तुमको यह बता के फील दिला दूंगा कि हम इसका एंगल लेते क्यों हैं। हम इसका एंगल लेते क्यों? ये देख, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ऐसे नहीं ये इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है क्या? अच्छा ब्लैक में ब्लैक मैच कर गया, रुक जा। चल अब दिख रहा है क्या? ये इसका इंक्लाइन प्लेन, देख ये इसका इंक्लाइन प्लेन। अब जब भी मैं इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लाएगा? बता, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लाएगा? नीचे। लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग के करेगा क्या? बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड तो जा ही नहीं सकती ना, बॉडी कहां जाएगी? इस इंक्लाइन प्लेन पे। तो हमें देखना पड़ेगा कि mg का कंपोनेंट इस इंक्लाइन प्लेन की तरफ कितना है। हमें देखना पड़ेगा कि mg का कंपोनेंट इस इंक्लाइन प्लेन की तरफ कितना है। जैसे ये बॉडी है मान ले, अब इस बॉडी को मैं यहां से छोड़ता हूं, इस बॉडी को मैं यहां से छोड़ता हूं, तो इस पे ग्रेविटेशनल कहां लग रहा है? सीधा नीचे, इसको चीरता हुआ नीचे। देख यहां पे अगर मैं लिखूं, यहां पे मैं बनाऊं, देख यहां पे बनाता हूं, देख ये इंक्लाइन प्लेन है, देख सेम इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन मैंने बनाया और यहां पे एक ऑब्जेक्ट का मास रख दिया हमने m। अब क्या होगा कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है,
लेकिन इस mg का कोई मतलब नहीं है, इसका जो है ना वो नीचे तो ऑब्जेक्ट जा ही नहीं सकता, तो नीचे की तरफ हम फोर्स देख के करेंगे क्या, इसलिए इसका इधर कंपोनेंट लेते हैं जो कि आता है mg sin थीटा। क्यों? क्योंकि बॉडी को रखेंगे तो जाएगा किधर, इधर, तो जिधर मोशन हो रहा है उधर देखेगा ना कि mg का इफेक्ट कितना है, बस इतना से बात है। बैलेंस करने के लिए, थीटा एंगल है इसीलिए, टेढ़ा है इसीलिए, इंक्लाइन प्लेन है इसीलिए, डैश। सिंपल सा मतलब है कि जब मैं बॉडी को छोड़ूंगा तो क्या ये सीधे नीचे जाएगा, जैसे मैं यहां से छोड़ता हूं तो देखो वर्टिकली जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि सर वर्टिकल स्पेस है, सीधा जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहां से छोड़ूंगा सीधा जाएगा। जब मैं यहां से छोड़ूंगा तो क्या सीधा जाएगा, नहीं सर, वो तो इंक्लाइन प्लेन पे जाएगा, इधर जाएगा, तो जिस तरफ मोशन कर रहा है उधर उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। बूम्स बूम्स, बैलेंस, क्या बैलेंस करने के लिए बताओ, सही बात है कि नहीं, बताओ सही बात है कि नहीं। बताओ, इसलिए यहां पे कंपोनेंट लिया, बाकी बात खत्म। बोलो भाई, सही है ना, सिंपल, इस डायरेक्शन में मोशन होगा इसलिए हमने कंपोनेंट लिया। बताओ कंपोनेंट समझ में, mg sin थीटा mg cos थीटा, सर सही है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन ये हमेशा पेयर में लगता है, ये चिपका फोर्स, चिपकू फोर्स, चिपकू फोर्स मतलब जब भी दो लोग चिपकते हैं तो उनके बीच नॉर्मल लगता है, जब भी दो लोग कांटेक्ट में आते हैं तभी नॉर्मल लगता है, इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। बिना कांटेक्ट के नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, और हमेशा ये पेयर में लगता है। वैसे तो सारे फोर्स ही पेयर में लगते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, सारे फोर्स पेयर में लगते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे सर इसमें पेयर कहां है, अरे भाई अर्थ ने मैन पे mg लगाया, हाँ अर्थ ने मैन पे mg लगाया, मैन अर्थ के सेंटर पे अपनी तरफ mg लगाया, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है दोनों का। हमेशा दुनिया के जो भी फोर्स होते हैं ना पेयर में ही लगते हैं, हमेशा पेयर में ही लगते हैं। और यहां पे तो और पेयर की ज्यादा यूज होती है, इसलिए अलग से लिखा है। सर क्या ज्यादा यूज है, देखो ये कांटेक्ट फोर्स है, हाँ कांटेक्ट में कोई अकेला आदमी खुद के कांटेक्ट में रहेगा क्या, सर अकेला आदमी खुद के कांटेक्ट में रहेगा कि मैं अपने पर नॉर्मल खुद लगाऊंगा, अबे तेरे साथ कोई कांटेक्ट में आएगा तभी तो फोर्स को नॉर्मल लगेगा, समझा नहीं, तू अकेले ही अपने आप के साथ तू कांटेक्ट में है, तू अपने आप के साथ कांटेक्ट में है क्या, नहीं, तू किसी और के साथ कांटेक्ट में आएगा। जब तू किसी और के साथ कांटेक्ट में आएगा, जब तू किसी और के साथ कांटेक्ट में आएगा तब तुम उस पर फोर्स लगाओगे, वो तेरे पे फोर्स लगाएगा। अकेले ही तुम अपने आप के साथ कांटेक्ट में रहोगे क्या, नहीं, कोई भी बॉडी खुद के साथ कांटेक्ट में कभी रहेगी क्या, नहीं। सर दो लोग कांटेक्ट में आएंगे, सर जब दो लोग कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा, हाँ अच्छा भेज दीजिए, हाँ वो उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा जितना ज्यादा कांटेक्ट में होगा, मतलब जितना ज्यादा एक दूसरे को चिपकाओगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। सर मान लो बहुत जोर से चिपका दिया तो जितना ज्यादा जोर से चिपकेगा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, जितना धीरे चिपकेगा नॉर्मल रिएक्शन उतना कम होगा, नहीं चिपकेगा नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। सर चिपका तो नॉर्मल रिएक्शन लगा, हाँ चिपका तो नॉर्मल रिएक्शन लगा। जैसे मान लीजिए अच्छा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, जो तुम्हारा चिपकने वाला सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। जैसे मान लीजिए ये है भाई साहब है, मेला में नॉर्मल बहुत लगाया है मैंने, मेला घूम घूम के मेला में नॉर्मल बहुत लगाया, मेला में नॉर्मल बहुत लगता है, कैसे, अरे एक साथ कई सारे नॉर्मल लगते हैं मेले में। तो अब मान लो ये दो लोग हैं, इनको हम चिपका देते हैं, चलिए, ओहो ओहो, कैसे चिपकाएंगे भाई साहब, देखो ऐसे चिपकाया, ऐसे देखो ये मेला वाला नॉर्मल है, देख रहे हो, ऐसे धक्का मार रहा है, ऐसे ऐसे धक्का मार रहा है, ऐसे धक्का मार रहा है, ये मेला वाला नॉर्मल है। तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट सरफेस ढूंढो, तो होता है इसका कांटेक्ट सरफेस क्या है, ये है कांटेक्ट सरफेस, देखो, हाँ एक चलो अब एग्जांपल से समझा, तो आजा आजा आजा, नॉर्मल रिएक्शन समझता है तू, क्या होता है,
सर हाँ जब कोई बॉडी किसी सरफेस से टच हो हाँ, तो जो सरफेस उस पे फोर्स लगाता है उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। जो कोई बॉडी सरफेस से टच हो, दो बॉडी भी तो टच कर सकते हैं सर ऐसे। वो कांटेक्ट फोर्स कहेंगे उस टाइम पे हाँ उसे। तो कांटेक्ट ही तो नॉर्मल है। हाँ जी सर। तो मैं नॉर्मल किधर लगा रहा हूँ तेरे पे? सर इधर की तरफ, किधर? लेफ्ट की तरफ, और तू मेरे पे कहाँ लगा रहा है? राइट की तरफ। तू भी लगा रहा है क्या? जी सर। कितना लगा रहा है? जितना आप लगा रहे हो, सही बता। इक्वल एंड अपोजिट। हैं? हाँ जी। मैं कितना लगा रहा हूँ तेरे पे? एन किधर? एन इधर। इधर की तो तरफ। तू मेरे पे कितना लगा रहा है? एन उधर इधर की तरफ। है? जी सर। और मैं तेरे मुंडी पे बैठ जाऊं तो? सर एन लगेगा नीचे की तरफ। अब बता, तेरे पे नॉर्मल कहाँ है? सर नीचे की तरफ। तेरे पे माइक ले। जी सर। तेरे पे नॉर्मल कहाँ है? सर से नीचे की तरफ। और ऊपर वाली बॉडी पे? ऊपर वाली बॉडी पर ऊपर की तेरा तरफ। नाम क्या है? मोहम्मद माज। कितने नंबर आए हैं? 715। 715। जी सर। रैंक क्या है? AIR 61। देखो 61 को तो ऐसे हम नॉर्मल पढ़ाते हैं। कौन से बैच में पढ़ा था? यकीन 2 पॉइंट सर। ले भाई, ले यकीन आपका ही शिष्य है। सारा लेक्चर लिया था? अरे सर सारा नहीं, पिछले साल का भी लिया था। पिछले साल का मतलब 2 साल पर है। हाँ। कोई बात नहीं। तो कौन सा ड्रॉप था? ये मेरा वैसे फर्स्ट ड्रॉप था। तो पिछले साल लक्ष्य में पढ़ा था? पार्शियल था पहले, फर्स्ट ड्रॉप था पहले। अच्छा नहीं, वैसे मत बता। हाँ, तू हाँ। बता टोटल कितने लगे, चाहे जैसे भी लगे। अटेम्प्ट 4। अटेम्प्ट 4 लग गए? हाँ जी सर। कोई बात नहीं। फाइनली कॉलेज अभी तो लगता नहीं है ज्यादा भारी है क्या? हैं? नहीं ज्यादा भारी नहीं है। वो तो ऐसे ही कांप रहा है, पहली बार यहाँ आया आपको इसलिए। देखकर। पहली बार है इसीलिए तू कांप रहा है। नहीं हाँ जी सर। कोई बात नहीं। तो क्या नाम है? माज। तो इनका नाम है माज कुमार। माज क्या? खान। माज राजपूत। माज राजपूत। तो इनका नाम है माज राजपूत। घर का है? बागपत। बागपत से आए हैं। ये अभी मिलने आए हैं यहाँ पे। और इनके नंबर है 715। और इनकी रैंक है 61। और अभी कुछ दिनों पहले 132 थी। अच्छा 132 थी, लेकिन वो इम्प्रूव हो गई। इम्प्रूव हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो तुम मुझे ये बता, 61 रैंक तो लाया है, तो अटेम्प्ट वाले ही तुम्हें 4 लगे हो, लेकिन 1-2 साल सीरियस पढ़ाई नहीं किया था? नहीं मतलब कोचिंग नहीं लिया था, कुछ भी नहीं, बस अपना कोर्स चल रहा था अलग से। कोर्स चल रहा था। तो लास्ट ईयर तुमने यकीन 2.0 से पढ़ा? हाँ लास्ट ईयर मैंने 2.0 से पहली बार मतलब यकीन 2.0 मैंने भाई किया। और पहली कोचिंग थी वो मेरी PW से या कहीं से भी पहली कोचिंग थी। अच्छा, जीवन की तेरी पहली कोचिंग हाँ, थी, हाँ, हाँ, है ना? और पहली बार में तूने 715 ले आया? 715। और नोट्स बनाए थे सारे? नोट्स सर मैं शॉर्ट नोट बनाता था। आपका PDF मेरा नोट्स था। अच्छा, हाँ, उसी को मोबाइल में रख के बार बार रिवीजन हाँ, करता था? उसको ही रिवाइज करता था और शॉर्ट नोट लिख लिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। कई बार देख क्या होता है, देखो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करो। गर्म हो गया। अरे सर बहुत ट्रैफिक था, अभी गाड़ी से उतर के आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो होता क्या है कि कई बार आप अपने हिसाब से काम करो। कई बार आपके पास समय मिलता है तो पूरा नोट्स बनाओ, नहीं मिलता है तो शॉर्ट नोट्स पहले बनाओ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PDF रख लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PDF रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? सर मैंने देखा विद्यापीठ में बच्चों ने इतनी मोटी मोटी नोटबुक्स बना रखी थी। हाँ। मैं कहा MR सर के नोट्स 100 PDF में है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, लिखने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर पेन चलाओगे अपने दिमाग से तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। और सर आपके नोट्स में से तो सारा सवाल आ ही जाता है, फिर क्या इधर उधर कहाँ घूमना। दरअसल मैं MIP में भी एनरोल था सर। अच्छा, टेस्ट देने जाता था? हाँ ऑफलाइन टेस्ट। तो मुझे 3 घंटे लगते थे वहां जाने में। अच्छा। पर मेरा AITS में स्कोर अच्छा आ रहा था। हाँ। तो उन्होंने मॉड्यूल्स वगैरह दी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्री दे दी थी सब। पहले तो मॉड्यूल नहीं करता था? नहीं मॉड्यूल मैंने फिर भी नहीं किया, फिर भी आपके नोट से किया। तो किताब तो किया होगा कोई प्रैक्टिस के लिए? नहीं सर आपके नोट से सारा सब सवाल कुछ रख लिया? हाँ जी सर। आप मतलब भरोसा था सर, एक के MR सर कहते भरोसा हैं। से पॉजिटिविटी आती है। भरोसे से और positivity आती है। और भरोसा क्यों ना करोगे? बताओ क्या रीजन है जिससे तुम भरोसा नहीं करोगे? जी सर। क्या हमने रिजल्ट पहले नहीं दिया है? क्या हमसे बढ़ के 180 आया होगा? 175। अच्छा, उसी में 5 नंबर कटे। और सर मिस्टेक भी कितनी सी ली थी, 1/P लिख के आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम भरोसा क्यों नहीं करोगे कि वहां से आएगा पेपर? क्योंकि देखो रिजल्ट दिए ना भाई, रिजल्ट दिए, कहां से आता रिजल्ट? देखो पहले, देखो कोई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पढ़ के कि नहीं हुए। अच्छा ऑनेस्टली मैं बताऊं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, करते हैं, हम तो NCERT भी पढ़े थे, पढ़ते हैं, और वो भी लाते हैं 710 715 या फिजिक्स में 170 150 वो भी लाते हैं। और जो पूरे नोट्स भी ढंग से पढ़ लेता है वो भी लाता है। अपनी अपनी दिमाग, अपनी अपनी फेथ और अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि नोट्स है तो उससे आ ही जाएंगे, तो उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा। कई बार कहता है बच्चा नोट सफिशिएंट है क्या? क्योंकि भाई मेरे नोट्स तो सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ तेरा दिमाग भी चाहिए, तेरी मेहनत भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, है ना?
तो सारा चीज तो आप यकीन 2.0 से ही पढ़े थे सारे सब्जेक्ट? हाँ जी सर, बस जूलॉजी थोड़ा सा समाप्ति मैम से 4.0 से पढ़ा था। ओके, वेरी गुड। और एनसीईआरटी तो बायोलॉजी में फॉलो करनी पड़ती है, वो की थी। और बस मेरा डीपीपी तो किया होगा सॉल्व? नहीं, डीपीपी भी नहीं सर। डीपी में सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए तो होते थे बात है, सर। लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस के लिए कोई टेस्ट सीरीज उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, मैंने यही देखा। भाई ये समझेंगे, अरे सर, मास्टर सिखा सर के लाया है, इन्हें कॉन्फिडेंस ऐसा कोई सिखा के नहीं लाया। ये मैं यहाँ पे क्लास ले रहा था और अभी कोई आके बोला कि सर एक बच्चा है मिलना चाहता है, तो मैंने बोला भेज दो। मुझे भी सर कल ही पता चला मुझे आपसे मिलना है। आपको तो अभी भी पता चला होगा कि कोई मेरे से मिलना है कल को लाई तो नहीं। वैसे सर मैं वैसे कोई मक्खन लगाने की बात नहीं है, मेरा तो हो गया, आप मुझे क्या करोगे। पर देखो भाई, आपको ना एमआर सर के नोट्स फॉलो कर लेने हैं, आ जाएगा उसमें से। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से दूसरी बात है, पेपर आएगा। वही है, सिलेबस वही है, बाकी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत आपका लगेगा। और सर बच्चे इस साल थोड़ा डरे हुए हैं कि पेपर हार्ड आ जाएगा, पेपर हार्ड आ जाएगा। एनटीए पेपर हार्ड आ जाएगा, ठीक है, बोल पहले तू बोल, फिर मैं बोलता हूं। एनटीए कितना हार्ड पेपर बना लेगा। मतलब ये तो रूल है कि जो जेई मेंस का पेपर दे रहे हैं उससे तो इजी आएगा। जनवरी अटेम्प्ट होगा, अप्रैल अटेम्प्ट होगा। पेपर कुछ भी बनाएगा या कैसा भी बनाएगा बेटा, मैं अभी अगर करंट सिनारियो बताऊं तो मेरे नोट्स अगर यहाँ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी तुम्हें जैसे लेना है लेना, अदरवाइज लेना है या सही लेना है लेना, मेरे नोट्स अगर यहाँ है, तुम क्लास में जितने क्वेश्चन करते हो, जिस लेवल करते हो, और नीट का पेपर अभी यहाँ है। जी सर, नीट का पेपर अभी और नोट्स यहाँ है। और सर और एनटीए खूब बढ़िया कर लिया ना, खूब बढ़िया कर लिया ना, तो यहाँ पहुंचेगा, और बहुत टफ बना लिया तो यहाँ पहुंचेगा। इससे ऊपर जा ही नहीं सकता जितने तुम्हें लेवल के क्वेश्चन करा देते हैं और जितनी प्रैक्टिस करा देते हैं। सर आप मेंस के करा देते हो, नीट के करा देते हो, उत्थान भी किया था सर। तो सर उत्थान के तो सर बेसिक मैथ भी इतना है कि मतलब एनटीए कहेगा कान पकड़ लेगा, सॉरी हमसे गलती हो गई हम पेपर नहीं बनाएंगे। उत्थान में भी सर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। केमिस्ट्री में तेरे 180 रहेंगे, बॉटनी में 180, जूलॉजी में 180। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। थैंक यू। कुछ खाने पीने के लिए है नहीं इधर, नहीं तो मैं तुम्हें खिलाता। ठीक है, चलो, तुम्हें इसने आज अपना रिजल्ट भी बताया और बताया भी कैसे पढ़ाई करी है, और ये भी बताया कि देखो जर्नी हर इंसान की एक जैसी नहीं होती है। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में करता है, किसी को नॉलेज ही नहीं होता नीट जेई क्या होता है, तो उसको पता बाद में चलता है, फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, तो फिर पढ़ाई करता है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप सेकेंड थर्ड ड्रॉप में हो। प्रॉब्लम बस इतना है कि जिस भी ड्रॉप में हो, अपना लास्ट ड्रॉप मान के पूरी जान लगा दो, पूरी क्षमता से पढ़ो, और ये मत सोचो क्या होगा, डरने से कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ो, 100% अपना दो, आगे चल के कुछ अच्छा ही होगा, है ना। और जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आपने संघर्ष किया है, चीजें की, वो आगे काम आएगा ही आएगा। बच्चे वहां कमेंट में टाइम टेबल पूछ रहे हैं, सर एक बार आप ही डांट दो ना कि एक नीट एस्पिरेंट का कोई टाइम टेबल नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब उठे तभी से पढ़ाई शुरू कर दी, और जब सोए वहीं पे ही दिन का एंड कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये है, अच्छा लगता है यार। और कई बार इस बार क्या है, जनरली देखते हैं कि रिजल्ट भी लोग ऐसे देखते हैं कि भाई इतना वो हुआ इस बार, कई जगह थोड़ी इरेगुलरिटीज थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इरेगुलरिटीज छोटे छोटे जगह पे थी, मैं मानता हूं थी, हमने भी वीडियो बनाया, थी इरेगुलरिटीज, थोड़ी गलत हुआ एक दो सेंटर पे। अब सीबीआई की फाइंडिंग्स है कि वो लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का है लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है। तो भाई जो हमसे जेन्यूनली पढ़ के मेहनत करके, इसका वॉच आवर देखा भाई मैंने, वॉच आवर कुछ 4000 कुछ मिनट्स के आसपास है तेरा बैच में, 4000 4,500 मिनट्स है। मतलब जो भी जेन्यून बच्चे हैं, हम ऐसे नहीं बोल देते कि आ जाओ तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है। जब भी बच्चा ये क्लेम करता है कि सर हमने आपसे पढ़ा है, हम नहीं मानते हैं, हम उसको ऐप के अंदर उसका मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करते हैं कि वो कितने मिनट्स और कितने लेक्चर लिया है। और सर अभी मेरा छोटा भाई भी लेक्चर देख रहा होगा, तो पढ़ रहा है क्या? हम दो सगे भाइयों ने एक साथ पेपर दिया था, उसने 12th के साथ दिया था। अच्छा। उसका 563 है इस साल स्कोर, और आपसे ही डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं। तो बस देखो भाई, आपसे अगर सर मुझे उम्मीद न होती, कई बार बच्चे पता है क्या कहते हैं, हाँ बोल तू। अगर मुझे सर जरा भी शक होता आपके कंटेंट पे, पीडब्ल्यू के किसी भी टीचर के कंटेंट पे, अपने भाई को थोड़ी ना पढ़ाता। देख वैसे हाँ नहीं पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते तो अपना छोटा भाई, और मतलब पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं यार, और यही ईमानदारी है जो मैटर करती है, ये ऑनेस्टी और ये ईमानदारी सच में मैटर करती है। एक चीज मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि कई बार ना तुम्हें लगता है कि मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, मैं अपने पेज से पढ़ूंगा। कल एक बच्चे का मैसेज आया, कल मैंने 3.5 घंटे इनको पढ़ाया सर्कुलर मोशन, है ना, खूब झूम के पढ़ाया। तो एक बच्चे का लिटरली मैसेज आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि हमारी लाइफ मतलब खत्म है, हमारी लाइफ आपने खत्म कर दी, हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, 3.5 घंटा पढ़ाते हो और क्लास में बकवास करते हो, उससे अच्छा तो पढ़ा लिया करो, 2 घंटे में हो जाएगा। अभी कोई बात नहीं, मैंने उसको, मैं भी देखो मैं जवाब तो उल्टा ही देता हूँ, देख सीधा जवाब देना सीखा ही नहीं। मैंने उसको बोला कि अपने बाप से बदतमीजी करना, निकल यहाँ से, और तू मत सिखा,
पहली बात तो यार। दूसरी बात ये ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास में कंटेंट के साथ साथ कंटेंट से रिलेटेड ह्यूमर, कंटेंट से रिलेटेड चीजें ताकि तुम्हारा इंटरेक्शन बढ़े, ताकि मैं तुमसे कनेक्ट कर पाऊं। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑनलाइन में डिस्टेंस मोड में पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर हम थोड़ा फन नहीं करेंगे, थोड़ा किसी चीज को लेके थोड़ी दो चार बातें नहीं बोलेंगे, तो क्या तुम साढ़े 3 घंटे फोकस के साथ पढ़ सकते हो? जब हम ऑनलाइन वीडियो भी देखते हैं ना यार, 5 मिनट की कॉमेडी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा है तो तू बता। और सर 3.5 घंटे का तो पेपर होता है। हाँ। अगर 3 घंटे की क्लास नहीं ले सकता बंदा तो पेपर में क्या बैठेगा? सही बात है, लॉजिकल है। हाँ देव, आजा 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 आजा, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार। जिस बैच से तू पढ़ा है उसी बैच में लाइव है। तू यकीन से पढ़ा था अलग से? आजा आजा आजा। क्या है? मिठाई है? अच्छा, आगरा का पेठा। आजा आजा, कोई बात नहीं, लेके आजा आजा। मैं सोच रहा था अभी कि मिठाई होता तो खिलाता। क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव जैन। ध्रुव जैन। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा ध्रुव को। ध्रुव वहां पे शायद तुम एक बार गए थे ना कुछ जनकपुरी सेंटर। वहां पे जनकपुरी सेंटर पे टेस्ट देते थे। नहीं, मैंने पंकज सर ने कहा था कि हाँ पंकज सर ने हेलो पंकज सर ने कहा था कि आ जाना, मतलब उन्हें ऐसे डाला वो था। मीटअप था कुछ पंकज हाँ जी सर का हाँ जी वहाँ हाँ जी पे। सर, वहाँ तो दिल्ली के बच्चे आए थे। दिल्ली के बच्चे आए थे। तो मेरे को था कि ये मौका है, मिल सकते हैं, तो मैं चला गया था कि मिलने तो जाना कहाँ से कैसे। सर आगरा, आगरा से दयाल ध्रुव। बाग। कितने नंबर आए ध्रुव? 685 थे, हाँ। बट वो हो गए 680। कोई बात नहीं, 680 मार्क्स कम थोड़ी ना होता है। हाँ जी 680 सर। मार्क्स पे ना 2017, 16 और 18 में एयर वन आया था। हाँ जी सर, वो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सिलेबस नहीं कोई सिलेबस थोड़ा कम था, सिलेबस थोड़ा कम था और ठीक है पेपर इजी था, लेकिन फिर भी 680 नंबर स्कोर करना। और हर बच्चा टॉपर नहीं होता कि हमें 720 ही लाना है। हमें कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, डिसेंट कॉलेज चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, है ना भाई। 25 लाख बच्चे बैठते हैं। रैंक तेरा क्या है? सर 7000। 7000। 25 लाख में 7000, बता टॉप 1% 2% में आ गया सर दुनिया हाँ के। सर, मैंने कैलकुलेट किया था कल, 0.28 हाँ। करके कुछ था। बहुत बढ़िया। तो तू अभी यकीन 2.0 में लाइव है, अभी आ गया तो सर इनको बस हाँ, मतलब क्या जो कहना भी चाहेगा हैं बता। स्टूडेंट्स, इनको ये कहना चाहूंगा कि तुम लोग बहुत लकी हो। हाँ। ऐसे टीचर्स मिलना इतना आसान नहीं होता है, तो बस पूरी मेहनत से पढ़ाई करो। और ज्यादा लंबी क्लास हो जाती तो क्या करना चाहिए बच्चे? सर ज्यादा लंबी क्लास तो मतलब ज्यादा खुशी होती थी कि चलो और मजा आ रहा है। देखो हाँ भैया, खुश होके एंजॉय करके मस्त रह के नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा। क्या दुखी होके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि सर जैसे जब स्टार्टिंग हुई थी, जब मतलब पहली दूसरी क्लास थी, तो 2 घंटे भी थोड़ा सा मुश्किल था मुश्किल था, क्या, yes, yes, कि yes, 2 घंटे लगातार देखना थोड़ा मुश्किल है। बट फिर आपने एक ली थी रे ऑप्टिक्स की, नहीं वो मॉडर्न फिजिक्स की 4 घंटे की क्लास। हाँ। और सर मैंने वो लगातार देखी थी, वो बहुत इंजॉय हुआ था उसमें। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये बहुत बड़ी क्लास हो रही है। तो बहुत बढ़िया। तो फिर बस मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा उसकी बात है कि मतलब इतने अच्छे टीचर्स मिल पा रहे हैं, वो भी इतनी अच्छा, जो affordable। तूने लाइन सुनाई थी वो सुना दे जोरदार। सर मैंने कुछ और भी लिखा था और आपके भी लिए। सुना दे फिर। सर वो एक्चुअली फोन रह गया ले आ, बाहर। फिर ले आ, कोई बात नहीं। सर वो मतलब भैया फोन ला देना यार बाहर से। ठीक है। तो अरे बाप रे, तू कितना लाया भाई? सर, 3-4 बेटे- कुंटल लेके आए? अरे नहीं नहीं सर, हैं? नहीं सर। तो 3-4 कुंटल लेके आए भाई, इतना ज्यादा क्यों? मम्मी के साथ आया? हाँ जी सर, मम्मी और अंकल आए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। खा 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 खा। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो भाई। सर वो बहुत जो अच्छा। लाइंस बोली थी वो ये थी कि वो सजा, वो सीख, वो मुस्कान काफी है। वो सजा, वो सीख, वो मुस्कान काफी है। हर मजेदार में फंसे हुए बच्चे के लिए MR स्टार नाम काफी है। सर मतलब एक्चुअली ये है कि मतलब आप बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हो सर। मतलब बहुत ज्यादा होता था कि मतलब MR सर की क्लास होगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो, है ना। हाँ सर, शायद उनका टाइम भी हो गया होगा। टाइम कितना बज रहा है अभी? नहीं अभी तो, हाँ शायद हो गया 10:38। हो गया टाइम हो गया। कोई बात नहीं, अपन फिर मिलेंगे दोबारा। तब तक मैं ये पढ़ा रहा था, इसको कंटिन्यू करेंगे भाई। सर इन्हें एक बात और कह दो, भैया हाँ। दीदी के चक्कर में ना पड़े इस साल ऑनलाइन।
नहीं नहीं सर, भैया दीदी के चक्कर में पड़ गए ना। भैया दीदी में पहले पूरी बात बोल ले, फिर मैं बोल दूंगा थोड़ा सा। नहीं सर, कुछ भैया दीदी तो अच्छे होते हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिनका फोन नंबर आपके पास है, जो आपका रिप्लाई दे। पर ये जो मतलब ऑनलाइन जाके आप उनकी 9 मंथ की स्ट्रेटेजी देख रहे हो, फिर 8 मंथ की देख रहे हो, 6 मंथ की देख रहे हो, एक महीने में 680 कैसे लाएं वो देख रहे हो, उन भैया दीदी के चक्कर में थोड़ा ना पड़ने की कोशिश करो तो ही सही है। अगर कोई आपको बहुत इम्पैक्ट करता हो अपनी लाइफ में, कहा हाँ मुझे इन जैसा बनना है, तो फॉलो कर लो। पर ये नहीं है कि उनकी तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कहाँ से पढ़ा था बता दे भाई। केमिस्ट्री मैंने फिजिकल सुधांशु सर, इनऑर्गेनिक दोनों सर से पढ़ा था, मोहित सर से भी और हितेश सर से भी, और ऑर्गेनिक पंकज सर से। और ऑर्गेनिक में तो मतलब कुछ ऐसा नहीं रहता ज्यादा, उसमें भी एनसीईआरटी फॉलो करनी होती है, सिलेबस तो सेम ही है। ऑर्गेनिक में तो मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी नहीं लगाने पड़ते हैं। हाँ नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना। मतलब पंकज सर की क्लास हो गई, उसके बाद कुछ नहीं लगाना तुमको, मतलब सब कुछ हो गया। तूने नोट्स बनाया था पूरा अच्छे से? सर बहुत ज्यादा कॉपीज है मेरे पास, ऐसे इतनी मोटी मोटी कॉपी है नोट्स। तो ऐसा नहीं है कि आप नोट्स बना रहे हो तो आप गलत करो, नोट्स बनाना चाहिए, पूरे नोट्स रिवीजन होती है। बनाना इनफैक्ट ऐसा होता था कि अगर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ तो मेरे को क्लास लेने का कोई वो ही नहीं लगता था कि यार मैं क्लास अगर कोई लिख नहीं रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मैं हाँ, अपना अपना वो होता है, पेस होता है, अपना फ्रीक्वेंसी होता है, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। और देखो भैया दीदी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ किसी को, बहुत अच्छी चीज भी बताते हैं। कई बार क्या होता है कि देखो, अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया इस साल, या आपको 2 साल हो गए, इसका मतलब आप टीचर बन जाओगे जरूरी नहीं है। आप अपने दिमाग, जैसे इसने बोला कि मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाए, इसने बोला मैंने फुल नोट्स बनाए, अभी दोनों की अपने अपने परसेप्शन है। आप जिस टीचर से पढ़े उसकी बात सुनो, वो उसका तो एक्सपीरियंस 10 साल का है ना, वो सभी बच्चों के माइंडसेट के अकॉर्डिंग बातें बोलेगा। लेकिन बच्चा क्या बोलेगा, वो तो अपने हिसाब से उसको जो समझ में आ रहा है वो बक देगा। अब कई बार वो सही भी होगी आपके अकॉर्डिंग, कई बार आपके अकॉर्डिंग वो गलत भी होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। देखो, मैं गलत सही किसी को नहीं बोल रहा, मैं गलत सही किसी को नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं कि एक बच्चा जो इस बार सेलेक्ट हुआ है, अगले साल, पिछले साल सेलेक्ट हुआ था, 2 साल पहले सेलेक्ट हुआ है, वो जो एक बातें बोलेगा वो जनरलाइज नहीं है, वो पर्सनलाइज बात है, वो उसके अकॉर्डिंग सही हो सकती है, लेकिन आप सबके अकॉर्डिंग सही नहीं होगी वो। लेकिन टीचर अगर कोई बात बोलेगा तो सबके अकॉर्डिंग कॉमन बात बोलेगा, है ना? ठीक है, चलो सर को सुनाना था। हाँ, सुना दे। मुश्किल है विश्वास करना कि अभी बीच में कोई स्क्रीन नहीं है। मतलब जो पहले अच्छा, डिवाइस होता था, उसकी डिवाइस होता था, अभी स्क्रीन होता था, अभी नहीं है। अच्छा, अभी की बात कर रहे हो, ठीक तो है। आपको जैसे लाइव दिख रहे हैं। मुश्किल है विश्वास करना कि अभी बीच में कोई स्क्रीन नहीं है। सपना था आपसे मिलने का, और इस पल से ज्यादा कुछ हसीन नहीं है। आपके ही बताए रास्तों पर ये शिष्य आपका चलेगा। सर पर चप्पल मारने और एक टांग पे खड़े रहना जिंदगी भर याद रहेगा। लाखों मुश्किलें आई मगर आपके पास था उन सबका सॉल्यूशन। पूरी गर्व से कहते हैं कि एमआर सर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि एमआर बोले तो मैन ऑफ रेवोल्यूशन। मैन ऑफ रेवोल्यूशन, नया नाम दे दिया तूने तो। मशीन ऑफ रिजल्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए चलिए, थैंक यू सो मच, बंद कर दो।